के बीच में जो भेद हैं, उन 10 भेदों को हम लोगों ने उस पर भी चर्चा करी है, काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है ना? तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि प्रचलित भौतिकवादी अर्थशास्त्र एवं आवर्तनशील अर्थशास्त्र में क्या-क्या अंतर हैं? क्या वो आपको समझ में आए हैं? उस पर यदि और कोई चर्चा करनी है, तो वो भी चर्चा कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हिना बहन, आपने नोट्स बना लिए हैं? आपने एक क्लास मिस करी थी बीच में। रमा बहन? मेरा नहीं बना है दीदी। अच्छा, नहीं बनाए? ठीक है, उसको बनाइए, है ना? ऋत्विक बेटा जी, आप बताएँगे? हुँ। माइक ऑन करना पड़ेगा बोलने के लिए। हुँ। जो भौतिकवादी अर्थशास्त्र हुँ। जो भौतिकवादी अर्थशास्त्र है जी। वो संपत्ति है, यानी कि जो पृथ्वी है उसमें अगर ग्रह खनिज है सबको रिसोर्स मानता है, हुँ। उसका शोषण करता है। हुँ। और जबकि जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है ये इन सबको हमारी संपत्ति मानता है और सब में समान मात्रा में सबको इस पे हक मानता है। हुँ। बहुत बढ़िया। और? बहुत बढ़िया, गुड। हितेश भाई, रमा बहन, निहार बेटा जी, आप बताइए? प्रचलित भौतिकवादी अर्थशास्त्र और आवर्तनशील अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? 10 बिंदुओं पर हमने चर्चा करी है ना? और बताओ ऋत्विक, आप ही बताओ और क्या भेद हैं? जो अंतर? बोलिए, बोलिए निहार बेटा जी। जो भौतिकवादी अर्थशास्त्र है हुँ। वो जो हमारी मुद्राएं जो होती है हुँ। या हम जो पैसे समझते हैं उसको ही धन मानता है। हुँ। लेकिन जो आवर्तनशील अर्थशास्त्र है हुँ। वो पहले के जमाने में वो वस्तु को विनिमय से वो अपने धन की जगह पे चीजों का आमदान करके आवन आंदन करके अपना विनिमय करके। विनिमय करते थे। हुँ। आवर्तनशील अर्थशास्त्र जो है वो मुख्यतः श्रम को ही अपना मूल्यांकन का विनिमय मानते हैं। हुँ। श्रम मूल्य का विनिमय, ठीक है। हाँ बढ़िया। और क्या अंतर है? 10 बिंदु लिखवाए हैं ना? हाँ जी, आपने लिखवाया हुँ। था। नोटबुक ओपन कीजिए। हाँ, एक मिनट। हुँ। भौतिकवादी अर्थशास्त्र में जो संपत्ति होती है वो हुँ। बैंक बैलेंस नाम पर जो जमीन होती है अपने नाम पर या घर हुँ। होता है नाम पर और भी कोई चीजें होती है हुँ। उस धन को भौतिकवादी के अर्थशास्त्र में वही धन होता है। जबकि हुँ। आवर्तनशील अर्थशास्त्र मानता है कि सबकी जमीन है, सबका धन है, हुँ। सारी संपत्ति खुद की है, हुँ। सबको मिलजुल के शेयरिंग करके रहना चाहिए ऐसे। ओके, ठीक है। और बताइए? जो भौतिकवाद है उसमें मानव को एक संसाधन माना जाता है। हुँ। जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र में प्रत्येक मानव को पूर्णता के लिए प्रशासन और प्रकृति के लिए श्रेष्ठतम चैतन्य का इकाई माना जाता है। हुँ। हाँ, भौतिकवादी अर्थशास्त्र में मानव संसाधन हुँ। में जैसे कि भोग, उन्माद, सुविधा वगैरह वगैरह जैसा कुछ होता है। हुँ। और आवर्तनशील अर्थशास्त्र में पूर्णता माटे श्रेष्ठतम चैतन्य इकाई माना जाता है। ओके, हम्म। ठीक। और बताएँ? और हमने विकसित और विकास से अविकसित देश के बारे में बात की थी। हुँ। हुँ, हुँ। तो विकास का आधार क्या है, ये अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है ना, विकास किसको कहा जाए? हम्म। ठीक। और बताएँ? जिग्नेश बताएँ, जिग्नेश बेटा जी बताइए, भौतिकवादी अर्थशास्त्र और आवर्तनशील अर्थशास्त्र में क्या अंतर है?
अर्जुन बताएं। भौतिकवादी अर्थशास्त्र मूडी को ही सब कुछ मानता है और आवर्तनशील अर्थशास्त्र अपने जो पदार्थ प्राण जीव ज्ञान है धरती धरती को ही अपनी मूडी मानता है। केवल यही वाला पॉइंट सभी को समझ में है क्या? सारे लोग एक ही पॉइंट बता रहे, और बताइए भाई, 10 बिंदु हैं। हाँ, और बताओ अर्जुन बेटा, और बताइए। और 10 बिंदु है ना, ये एक ही बिंदु सारे लोग बोले हैं। ठीक, देखो नोटबुक खोलो, नोटबुक खोलो और देखो, बताओ। भौतिकवादी अर्थशास्त्र मानता है कि संसाधन ही सीमित है, संसाधन सीमित है हाँ पर आवश्यकता असंख्य है। हाँ, असीमित है बिल्कुल। जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र उस बात पर ज्यादा ध्यान देता है कि आवश्यकता सीमित है और साधन पर्याप्त है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज का जो सत्र है ये मैं चाहती हूँ कि हम लोगों ने देखिए पढ़ने के रूप में काफी कुछ पढ़ लिया था। जो प्रेम सिंह चाचा जी ने जो क्लास भी ली थी उसमें भी मोटी मोटी तो देखिए अध्याय की पूरी बात आ गई थी, है ना। आज का जो सेशन है उसको मैं इंटरैक्टिव रखना चाहती हूँ, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो ऑन कीजिए, है ना। अगर आप क्लासरूम में हैं तो वीडियो ऑन करना कंपलसरी है ना। आप नहीं ऑन करते, हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करते, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप न ऑन करें ना, बिल्कुल क्लासरूम की तरह अटेंड करिए। ठीक है, तो उसी के साथ स्वागत करते हैं प्रेम सिंह चाचा जी का। स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त समय, है ना, और थोड़ा सा तबीयत भी ऊपर नीचे है, लेकिन फिर भी आप समय निकाल करके हमारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ रहे हैं। तो आज का जो सत्र है ना, एक चर्चा की तरह सत्र को करना है और ये जिम्मेदारी आप सभी की है ना। इनको मैं सामने देख पा रही हूँ, विशेष रूप से सभी स्टूडेंट्स की ये आवश्यकता है कि आपकी आवश्यकता है कि हम इस पर प्रश्नों को पूछें, क्योंकि यदि ये प्रश्न आपके समाधानित नहीं होते ना तो आपको इस विषय में ज्यादा रस बनेगा नहीं। ये कोर्स केवल होने के लिए हो जाएगा, आपने एक और कोर्स कर लिया, जैसे अभी तक इतने सारे कोर्सेज करते आए, लेकिन आपको ये बात पकड़ में नहीं आएगी। ठीक है, तो आपकी तरफ से मैं प्रश्नों को शुरू कर रही हूँ, लेकिन आज जिम्मेदारी आपके कंधों पर डाल रही हूँ कि ये प्रश्नों की श्रृंखला को आपको बढ़ाना है। ठीक, चलिए, तो आज के सत्र की शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूंगी कि आज सबसे पहले आप हमको एक बारी समझाएं चाचा जी कि आवर्तनशील अर्थशास्त्र और ये जो प्रचलित अर्थशास्त्र में है इसमें अंतर क्या है ना। दूसरी बात, इसको समझने की आवश्यकता क्यों है, और तीसरी बात ये कि जो हम डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग जो विषय शुरू किया है, क्यों आवश्यकता है हम सारे लोगों को, क्यों आवश्यकता है कि हम इसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र के रूप में प्रोसेसिंग को किया जाए। क्यों नहीं अभी जिस प्रकार से बस है ना कि एक तरीके से खूब अधिक से अधिक पैसा कहाँ से कमाया जाए, इसके ऊपर क्यों ना हम चले जाएं, है ना, जो कि एक स्वाभाविक गति होती है कि भाई बच्चे जो शिक्षा लेकर के आए हैं, ज्यादातर लोगों ने इसमें से 12th किया हुआ है, 12th करके अब इस समय उनकी बस यही इच्छा है कि किसी तरीके से आजीविका के लिए हमारा एक क्रियाकलाप, एक कार्यक्रम बन जाए, है ना। तो क्यों आवर्तनशील अर्थशास्त्र आज की परम आवश्यकता है, इस विषय पर आपसे सुनना चाहेंगे, है ना। जी नमस्ते। नमस्ते। आपका वीडियो ऑन हो सके तो बढ़िया, नहीं तो पता ठीक ही है। नहीं क्या क्यों नहीं ऑन हो रहा है, हम काफी देर से इसको, उसमें एक पीला पीला कुछ ऐसे चिन्ह बन के आता है तो वो अच्छा, ऑन नहीं हो। हाँ, आप अच्छा, अपनी तरफ से ओपन करिए, शायद वहां से हो और किसी तरफ, अच्छा। वैसे तो मुश्किल लग रहा है है ना। ऐसा। मैंने काफी देर से हम लोगों ने अच्छा, कोशिश की लेकिन सक्सेस नहीं हुई है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ये कर सकते हैं, किसी और के फोन से ना ज्वाइन कर सकते हैं हाँ जिनके उसमें वीडियो ऑन हो जाए। जीतू भैया या कोई है क्या वहां आसपास? मुझे तो पता नहीं अभी कौन होगा इस समय फार्म पे, तो ये कर सकते हैं। कई बार परमिशन नहीं होती है तो अभी सेटिंग्स में जाकर के परमिशन देनी पड़ती है हाँ, वीडियो वही ऑन वही के लिए। उसमें यही लिख के आ रहा था। हाँ, कोशिश कर रहे हैं।
थोड़ा सा 1 मिनट देख भाई लेते हैं। इसको ऑन कीजिए। आप जब तक करिए तब तक मैं एक बारी पढ़ देती हूँ हमने क्या बात करी है। प्रचलित भौतिकवादी अर्थशास्त्र एवं आवर्तनशील अर्थशास्त्र। हाँ, अभी दूसरे वाले वीडियो से आपका ये ऑन हो रहा है, वीडियो ऑन हो रहा है। तो प्रचलित भौतिकवादी अर्थशास्त्र एवं आवर्तनशील अर्थशास्त्र में क्या अंतर है उसको हमने बताया था कि भौतिकवादी अर्थशास्त्र जो है वो मात्र मुद्रा को ही धन मानता है ना। मुद्रा क्या है इस विषय पर चर्चा अभी हमारे विद्यार्थियों के साथ शेष है। जबकि प्राकृतिक ऐश्वर्य को जड़ वस्तु मान लेता है ना। आवर्तनशील अर्थशास्त्र उसी स्थान पर संपूर्ण प्राकृतिक ऐश्वर्य मतलब पदार्थ, प्राण, जीव और ज्ञानावस्था, तन, मन, धन सभी को धन के रूप में स्वीकारता है और प्रतीक मुद्रा को समाज या गांव के बाहर विनिमय का एक माध्यम मात्र मानता है। दूसरी बात, भौतिकवादी अर्थशास्त्र लोभ आधारित या लाभ आधारित व्यक्तिगत पूंजी, लोभ आधारित व्यक्तिगत पूंजी के लाभ पर केंद्रित है, जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र धन अर्थात प्राकृतिक ऐश्वर्य को सामाजिक केंद्रित संपत्ति। आ जाइए। दोनों बिंदु जो है हमारे स्टूडेंट्स ने भी बताया कि ऐसा है। ये वाली बात लगता है लोगों के दिमाग में बैठ गई है, इसलिए बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहे थे। फिर तीसरी बात जो इनको समझ में आई कि भौतिकवादी अर्थशास्त्र मानव को एक संसाधन मानता है। ह्यूमन इज अ रिसोर्स, जस्ट लाइक मिनरल्स एक रिसोर्स है, वन खनिज एक रिसोर्स है, वैसे ही मानव भी एक संसाधन है ना। जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र प्रत्येक मानव को पूर्णता के लिए प्रयासरत प्रकृति की श्रेष्ठतम चैतन्य इकाई मानता है। तो एक बात मुझे ये समझ में आई है कि चूंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस बात को ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको भी ये बात पकड़ में नहीं आई है कि मानव जो है पूर्णता की तरफ गतित एक इकाई है। तो ये पूर्णता वाला बिंदु जो है और अच्छे से चर्चा की आवश्यकता लग रही है। फिर भौतिकवादी अर्थशास्त्र जो है पूंजी या लाभ पर केंद्रित है, जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र परिवार की समृद्धि को केंद्र मानता है। तो ये एक दूसरा बिंदु है जिस पर मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा की आवश्यकता है। पिछले सत्र में मैंने चर्चा करी भी थी कि ये एक अलग डिजाइन का मतलब एक अलग डिजाइन। अभी तक हम लोग एक व्यक्तिगत आजीविका की बात करते रहे हैं। अभी जो प्रचलित शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत आजीविका, व्यक्तिगत एक आदमी की नौकरी लग गई, एक आदमी का बैंक बैलेंस हो गया, उस आधार पर विवाह आदि की क्रिया संपन्न हुई है ना, ये सब चलते रहा है। जबकि यहाँ पर बात कर रहे हैं परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करने की, या परिवार में समृद्धि होती है ऐसा बात बता रहे हैं। पांचवी बात ये कि भौतिकवादी अर्थशास्त्र मानता है कि जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ रही है एवं प्रकृति में गणितात्मक वृद्धि होती है ना। मतलब कि जो रिसोर्स हैं वो कम पड़ जाएंगे और लोग बढ़ जाएंगे, तो उनको उनकी सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी होगी, इस प्रकार की चिंता व्यक्त करता है। जबकि आवर्तनशील अर्थशास्त्र मानव को भी जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति का एक विकसिततम रूप मानता है और अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने में सक्षम है। तो अभी यहाँ पर रुकते हैं, अभी आपका वीडियो चूंकि ऑन है और हम लोग फिर चर्चा को शुरू कर सकते हैं। तो बस प्रश्न एक बार रिपीट कर देती हूँ, है ना। हाँ, प्रश्न ये किया था मैंने कि जो हम लोगों ने डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग कोर्स शुरू किया है और उसको इसमें आवर्तनशील अर्थशास्त्र को केंद्र में रखा है, ये आवश्यकता समझ में आ रही है कि अभी जो प्रचलित भौतिकवादी जो अर्थशास्त्र है इसके आधार पर अब सिस्टम बहुत चल नहीं पाएगा, ये धरती बहुत समय तक चल नहीं पाएगी, है ना। तो ये इसकी आवश्यकता को थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए और इसको समझने की आवश्यकता क्या है ना। हम क्यों इसको समझें, ये सारे स्टूडेंट्स क्यों समझें। जैसे अभी दिलू भा जाडेजा जी जो हमारे साथ हैं, मुझे पता नहीं था इनकी उम्र 60 ईयर्स है और इन्होंने अभी अभी खेती की जमीन खरीदी है। मुझे लगा 40-45 वर्ष की होगी आयु, है ना। तो हमने टिकट में भी यही इनकी उम्र 45 वर्ष लिख दी। उसी जगह हम देख रहे हैं जैसे जिग्नेश बेटा जी हैं, ये 19-20 वर्ष की आयु के ज्यादातर कुछ यहाँ पर बच्चे बैठे हैं। हिना बहन जो है करीब 39 इनकी एज है, तो इनके पास अपना फार्म है, इनके पिताजी और ये सभी मिलकर के ऑर्गेनिक खेती ऑलरेडी बहुत अच्छे से करते हैं, बढ़िया स्वरूप बनाए ही हुए हैं, है ना। लेकिन पारिवारिक समृद्धि और परिवार में संबंधों वाला जो बात है वो लगता है कि इनको समझने की आवश्यकता है। तो इसी आशय से उन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें करीब 10 एक लोग हैं जो इसको विधिवत नए सिरे से प्रमाणित करेंगे। कुछ लोग तो ऑलरेडी रासायनिक खेती अभी कर ही रहे हैं, सबके पास खेती है ना। और इस अर्थशास्त्र को क्यों समझे, ये एक डिफरेंस इनको स्पष्ट हो जाए, इस आशय से ये प्रश्न है जी।
तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात की बात करें कि अर्थशास्त्र ही क्या है, क्या जरूरी है अर्थशास्त्र की, हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है उसकी, सही और बात। बाकी शास्त्रों को भी हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। क्यों समाज शास्त्र पढ़ें, क्यों राजनीति शास्त्र पढ़ें, क्यों अर्थशास्त्र पढ़ें। तो जब मनुष्य के जब सारे आयामों के, मानव के सारे आयामों को जब देखते हैं तो इनके सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक आयाम है, और अगर इनके बारे में अभी तक मानव जाति ने क्या किया है, हम मानव के विकास क्रम में, मानवता के विकास क्रम में किस पायदान में खड़े हैं, आगे हमें यात्रा कितनी और करनी शेष है, अगर इसका नहीं जानकारी है तो हम कैसे नियोजन करेंगे। कभी कभी हम वो गलतियां दोहराएंगे जो विगत में हमारे पुरखों ने दोहराई, कभी कभी हम उन गलतियों को रिपीट करेंगे, कभी कभी उन सही चीजों से हम लिंक बैठाने के बजाय हम शुरुआत से फिर से शुरू करेंगे, एक्स्ट्रा अपना समय बर्बाद करेंगे। इसलिए इन शास्त्रों की जरूरत होती है कि हम, हमारे जो आवश्यक आयाम है, 3 आयाम है। क्या आयाम है? अर्थ आयाम है। हम मनुष्य जैसे ही पैदा हुआ तो 4 चीजें उसके साथ में जुड़ी हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो ये उसके साथ इंस्टिंक्ट के रूप में जुड़ी हुई है, इससे वो बच के जा नहीं सकता, इससे भटक नहीं सकता। तो आहार के लिए उसने क्या क्या अभी तक किया, और आहार कहाँ से आता है, आहार क्या है, इस सब के नियोजन का नाम अर्थशास्त्र है। और आहार को मानव जाति जब से है तब से, इवोल्यूशन थ्योरी को मैं फिर रिपीट करता हूँ, उस दिन भी मैंने आप लोगों से आग्रह किया था कि यदि मानव जाति को पढ़ना है, मानव अपने आप को समझना है, तो मानव जाति को एक कलेक्टिव रूप में भी एक यात्रा कर रही है, उसको भी जरूर समझें। हम उसी कलेक्टिव यात्रा के किसी पायदान में खड़े हैं, और हम पहले व्यक्ति नहीं हैं जो ऐसा करेंगे। इसके पहले बहुत लोगों ने किया होगा, आगे बहुत लोग करने वाले होंगे। तो हम एक दूसरे से मदद ले पा सकते हैं यदि हम उस अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। तो इसलिए पहली इंस्टिंक्ट क्या है, आहार। आहार का नियोजन कैसे करेंगे वो कौन बताएगा, उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थ कहाँ से आता है, अर्थ किसको कहते हैं, तो खाने में, कपड़ा पहनने में, मकान बनाने में, औषधि में, इन 4 जगहों पर जो कुछ भी प्रयोग करता है वो सब कुछ अर्थशास्त्र का विषय है। ओके। 5वां कोई विषय नहीं अर्थशास्त्र का। माने हमारी मूल आवश्यकताएं क्या हैं, क्या कहते हैं, आहार, आवास, अलंकार, और महत्वाकांक्षाएं हैं दूरदर्शन, दूरगमन और दूरश्रवण। इन 6 आवश्यकताओं से बाहर कुछ भी नहीं है अर्थशास्त्र के लिए। तो इसके माने सब कुछ अर्थशास्त्र है। अब ये सब कहाँ से आता है, प्रकृति से आता है। तो प्रकृति के साथ जीने की कला को सीखना पड़ेगा। क्यों सीखना पड़ेगा, यदि हम, प्रकृति भी कुछ नियम से ही चलती होगी, यदि हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे तो कितने दिन तक ले पाएंगे, उसका स्रोत ही सूख जाएगा। तो हम तो ले लेंगे, हमारे बच्चे क्या लेंगे, इस चिंता में हम परेशान हो जाएंगे। कुछ चीजों में दूसरी तरह से परेशान होंगे, आपस में छीना झपटी मचाएंगे। तो एक आदमी अपने रूप, बल, पद और धन की ताकत को लगाकर दूसरे के हिस्से का आहार, आवास, अलंकार को यदि चुरा लेगा, इकट्ठा कर लेगा, तो दूसरे लोग उससे पीड़ित होंगे। तो जो पीड़ित होंगे वो क्या करेंगे, द्रोह करेंगे, विद्रोह करेंगे। वो कहाँ तक जाएगा, युद्ध तक जाएगा। वो भी हमें स्वीकृत नहीं होगा। तो हमें दोनों चीजें, कैसे प्रकृति के नियम को समझना अर्थशास्त्र है, और आपस में मनुष्य आपस में कैसे भी न्यायपूर्ण विनिमय करें, इन दोनों चीजों के काम का नाम अर्थशास्त्र है। तो मैं समझता हूँ ये अर्थशास्त्र की उपादेयता आपको समझ में आई होगी कि बिना ऐसे ही, जैसे घर चलाना है तो हम साल भर का बजट बनाते हैं ना, कितना दाल लगेगी, कितना चावल लगेगा, कितना अतिथि आएंगे, एक अनुमान करते हैं, उनके लिए कितना, जानवरों के लिए, पूरे घर चलाने के लिए करते। बस इसी का नाम अर्थशास्त्र। एक थोड़ा सा व्यापक हो गया है इसमें। हम अपने परिवार चलाने के लिए भी करते हैं, और देश चलाने के लिए भी करते हैं, और धरती चलाने के लिए भी अब करते हैं। तो जब धरती को भी ध्यान में रखते हैं, अपने देश को भी ध्यान में रखते हैं, समाज को भी ध्यान में रखते हैं, परिवार को भी ध्यान में रखते हैं, जब चारों जगहों को ध्यान में रखते हैं और हम एक आयोजन या बजटिंग कहते हैं,
वो अर्थशास्त्र है। अब कैसे इसको हम ध्यान में रख पाएंगे, तो हमें इसको व्यापकता से समझना पड़ेगा। तो अभी तो बड़ा भ्रम में खड़े हैं। कोई कहता है रुपया धन है। ये रुपया धन है क्या? ये तो धन का प्रतीक है, धन तो नहीं है ये। ना इसको पी सकते हैं, न खा सकते हैं, न पहन सकते हैं, न ओढ़ सकते हैं, लेकिन खाने पीने पहनने ओढ़ने की वस्तुएं इसी से आती हैं। तो फिर इसकी भूमिका क्या है? ये कब से आ गया, कहाँ से आ गया, किसने बनाया, और किस बुरी तरह से हमारे दिमागों में घुस गया है कि हम भूल जाते हैं कि रुपया काहे के लिए कमाना है, और रुपया रुपया कमाए चले जाते हैं और अपना जीवन को ही बर्बाद कर लेते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाता है जैसे एक आदमी दूसरे आदमी से गुस्सा था और उसने जूता उठाया, तो जिससे गुस्सा था वो आगे आगे था, जिसने जूता उठाया वो पीछे पीछे था। कुछ देर बाद वो भूल गया कि मैं काहे के लिए गुस्सा हूँ इससे। अब वो आदमी बढ़िया सुता रहा है, वो जूता उठाए घूम रहा है। अब उसको पता ही नहीं है कि मैं काहे दौड़ रहा हूँ। शुरुआत तो उसने ठीक की, गुस्सा था, उसको पिटाई करनी थी, लेकिन अब पता नहीं है काहे के लिए पैसा कमा रहे हैं। खाना आ गया, कपड़ा आ गया, मकान आ गया, 2 पीढ़ी के लिए आ गया, 4 पीढ़ी के लिए आ गया, हमने उसका स्किल सीख लिया, सब कुछ सीख, अब काहे के लिए पैसा? इस भ्रम से मुक्ति के लिए भी अर्थशास्त्र है, और इस भ्रम से मुक्ति के लिए केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र है। वह अर्थशास्त्र इस मुद्रा को क्या मानता है? इसको वास्तविक मानता है। और हम किसको क्या आवर्तनशील अर्थशास्त्र इसको क्या मानता है? प्रतीक मुद्रा मानता है। यह 2 वास्तविक वस्तुओं के आपस में बदलने के माध्यम के रूप में मानता है। 2 वास्तविकताओं को आपस में एक्सचेंज करने का माध्यम मार्ग है, पैदा करने का मार्ग नहीं है। ये भ्रम पैदा हो जाता है। तो ये कैसे आया होगा? इसका इतिहास जानना भी अर्थशास्त्र है। यह इसका भी इतिहास है, कैसे पैसे का कंट्रोल हमने स्वीकार लिया। 2 तरह से हम कंट्रोल स्वीकार्य रहते हैं और दोनों तरह से पीड़ित रहते हैं। एक तरह से हम कंट्रोल स्वीकार्य रहते हैं कि पैसा नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये इस तो हम तरह से सोचते बहुत ही सारे लोग पीड़ित है। यह भी भौतिकवादी लोग ही हैं, ये भी अपनी पूरी प्रगति को रोके रहते हैं। कुछ लोग, मेरे पास पैसा आ गया है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वह मूर्ख आदमी भी नहीं जानता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है उससे, उसके लिए कोई ना कोई आदमी। तो इस तरह से जब तक जाना तब तक तो उसका समय बर्बाद हो गया ना। जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे उस काम को करने के बजाय हम कंकड़ पत्थर जोड़ रहे हैं, जिसका कोई बहुत मूल्य नहीं है खाने पीने और कपड़ा और मकान के अलावा। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र हमें इस बात के लिए भी इंडिकेट करता है कि कितना धन चाहिए, क्या है वास्तविक धन, प्रतीक मुद्रा क्या है, उसकी क्या उपयोगिता है, कहाँ तक उपयोगिता है, और कैसे हमारा धन हमारी हीलिंग के लिए हो सकता है, हमारे परिवार की हीलिंग के लिए हो सकता है, और निरंतर हमें इस चिंता से मुक्त कर सकता है कि जब तक इस धरती में मानव जाति रहेगी उसका खाना सुरक्षित हो, कभी भी ऐसी स्थिति ना आए कि इसमें खाना ना रह जाए। अभी जो अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं उसमें एक और बुराई है कि वो भय की दशा के लिए तैयारी करता रहता है। सही बात। अकाल पड़ेगा तो क्या करें, संग्रह क्यों करते हो, इनसे पूछा जाए। अकाल पड़ेगा तो करते, अरे भाई अकाल पड़ेगा तो देखा जाएगा। अभी तो तुम अकाल पड़ने की व्यवस्था कर रहे हो। तो जैसे अभी हमारा एलोपैथिक सिद्धांत है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, मनोविज्ञान है, किसकी तैयारी कर रहे हैं? युद्ध की तैयारी करते रहते हैं। उसी प्रकार से अभी जो वर्तमान अर्थशास्त्र है वो आपातकालीन स्थिति की तैयारी में लगा रहता है, जबकि आपातकालीन कभी आता वाता नहीं है। अगर आ भी जाता है तो इनका कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बंगाल का अकाल आप लोगों ने सुना होगा, करोड़ों लोग मरे थे, कहाँ कुछ कर पाए। अभी तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में मंदी का दौर आता है, कहाँ कुछ कर पाते हैं विकसित देश। भगवान की कृपा है हमारे देश में तो नहीं आया है, अभी मंदी नहीं आती है, लेकिन उसकी आपातकालीन तैयारी का अर्थशास्त्र। वर्तमान अर्थशास्त्र में एक और प्रॉब्लम है, अलग अलग बिंदु बना सकते हैं आप लोग। वर्तमान अर्थशास्त्र, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक उत्पादक, एक अनुत्पादक। उत्पादक वर्ग वह है जो
किसी भी प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य के उपयोगी बनाने में अपने श्रम का और समय का नियोजन और विवेक का नियोजन कर रहा है। श्रम, समय और विवेक का नियोजन जो कर रहा है प्राकृतिक वस्तु को मनुष्य के उपयोगी बनाने में, वो सब उत्पादक वर्ग में आते हैं। कुछ और भी उत्पादक वर्ग में गिने जा सकते हैं जो ऐसे उत्पादकों को सपोर्ट करते हैं। दूसरे कुछ लोग अनुत्पादक वर्ग है, जैसे आईएएस अधिकारी किस वर्ग में आएगा? अनुत्पादक वर्ग में। ठीक है। इंजीनियर को तो मान सकते हैं कि कुछ उत्पादक वर्ग में आता है ना। शिक्षक को मान सकते हैं उत्पादक वर्ग के सपोर्ट में आता है। डॉक्टर को भी मान सकते हैं कि वो उत्पादक वर्ग के सपोर्ट में भी है, लेकिन वो दोनों के सपोर्ट में है। बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो किस वर्ग में आते हैं? अनुत्पादक। तो सबसे ज्यादा भयग्रस्त कौन रहता है? वही लोग, अनुत्पादक वर्ग। अनुत्पादक वर्ग ही संग्रह करना चाहेगा। तो पूरी की पूरी सेना, पूरी की पूरी पुलिस, पूरी का पूरा प्रशासन तंत्र उत्पादकों के धन को अनुत्पादकों के पास पहुंचाने का कुतर्क शास्त्र मात्र है। बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझाइए। इस पर हम ये बिंदु हमने लिया भी था थोड़ा और, ताकि हमारे ध्यान में जाए कि हम उत्पादन कर किसके लिए। क्योंकि अभी भी जब हम ऑर्गेनिक खेती भी करते तो हमारा जब लक्ष्य हमारा ये रहता है कि लाभ, सर्वाधिक लाभ हम इससे भी कमाएं, तो हमारा कुल मिलाकर के कार्यक्रम यही होता है कि अनुत्पादक, सर्वथा अनुत्पादक वर्ग के पास ही हम इसको पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं कार्यक्रम जोड़ लेते हैं। तो ये एक यहाँ पर भिन्नता आती है, तो उसको थोड़ा सा जी कहिए। तो मोटा मोटी दिमाग में पहले ये बना लेना चाहिए कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वर्ग है उत्पादक, एक है अनुत्पादक। और वर्तमान अर्थशास्त्र पूरी दुनिया में उत्पादकों के धन को अनुत्पादकों के पास पहुंचाने का कुतर्क शास्त्र है। वो हमें किस किन मजबूरियों में फंसाकर हमारे श्रम का फल को, हमारे विवेक के फल को वहां तक पहुंचाते हैं। सही बात। उसी क्रम में ऑर्गेनिक खाद खेती है। ऑर्गेनिक खेती का जो ये विस्तार करवा रहे हैं, सरकार सपोर्ट में आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों, नेताओं और जो सेंटर में बैठे लोग हैं, वो जितने बड़े पद में पहुंचता जाता है उतना ही आम जनता से दूर होता जाता है, खाने से दूर होता जाता है, दूध से दूर हो जाता है, चटनी खानी है तो भी उससे दूर है। तो उसकी दूरी को पाटने के लिए तरह तरह के जो उपाय करते हैं उनमें से एक है। तो ये जो पैसे का पहले हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं उत्पादकों के ऊपर कि पैसा नहीं होगा तो तुम जी नहीं पाओगे, तो इसमें ये ध्यान देना होता है कि उत्पादक वर्ग के पास कितना वस्तुएं हैं। पैसे को भी हम एक वस्तु मान लेते हैं, ठीक है ना, पैसा भी एक वस्तु है। तो पैसा भर तो अकेले काम नहीं चलता, और क्या क्या चाहिए? दूध चाहिए, घी चाहिए, है ना, सब्जी बनानी है तो तरह तरह की सब्जियां चाहिए, अनाज चाहिए, दालें चाहिए। ये सबको एक एक के रूप में लिखवाइए बच्चों से, ये सारा है। पैसे को भी लिखवा दीजिए। अब हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं और एक वस्तु का अभाव है जिसका नाम है पैसा, उत्पादकों के पास। और किसी किसी के पास केवल एक वस्तु हो, 99 वस्तुओं का अभाव है। तो कौन गरीब हुआ? जिसके पास 99 वस्तुओं का अभाव है तो वो तो अमीर हो गया। ये 99 वस्तु हो तो अमीर हो गया। लेकिन जो ये भ्रम पैदा करते हैं, ये कहाँ से आता है? वही आपके हमारे अंदर जो भ्रम पैदा करते हैं, ये भ्रम पैदा करने का नाम ही शिक्षा है। पहले स्कूल ही इसी भ्रम को पैदा करने के लिए खोला गया था पूरी दुनिया में। पहला वो भी वहां खुला था, ब्रिटेन में, यूरोप में खुला था, कि हमारे दिमाग में ये धारणा बैठ जाए कि हमें अपने राजा को बचाना है, अपने सैनिकों को खिलाना है, अपने इनको खिलाना है, और उनके पास तो कुछ देने के लिए है नहीं। राइट। उसके लिए पैसे का जुगाड़ हुआ। हम कहीं भी खड़े हैं, हमें इस अपने इस इतिहास से बचक के जाने की जरूरत, मतलब इसको साफ साफ बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है ना। आज की जरूरत है पैसा, लेकिन अकेले पैसा हो जाने पर भी क्या हम तृप्त हो जाते हैं, उसका भी अध्ययन करवाया जाए। इनको टारगेट दिए जाएं, इनके संपर्क में बहुत सारे पैसे वाले होंगे
जिनका कनेक्शन जमीन से नहीं होगा, दूध घी से नहीं होगा, खाने पीने से नहीं होगा, उनके यहाँ क्या तृप्ति है, क्या संग्रह से मुक्ति है? संग्रह तो एक दुख है ना। सही बात मेरे है। अंदर संग्रह करने का अगर भूत भरा है तो ये मेरा दुख है ना। संग्रह क्यों करना चाहते हैं? भय। भय क्या है? दुख। तो कितने भय हैं, कितने प्रकार के भयों से पीड़ित रहते हैं, उसका अध्ययन करो। और एक सामान्य सा जिसको बैकवर्ड, पिछड़ा, जो कुछ भी कहते हैं, सब गंदी गंदी बातें कहते हैं, उसके घर में कुछ दिन का मेहमान बना दीजिए, उसका हंसी देखिए, उसका आनंद देखिए। उसको जब ध्यान आ जाता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तभी शुरू होता है उसका कष्ट। इसके पहले उसको पता नहीं है कि कष्ट क्या है। कभी कभी तो कहते हैं हमसे ज्यादा सुखी तो मजदूर हैं। हाँ भैया हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है आपसे ज्यादा सुखी। इसलिए कि आप उस पैसे को बनाए रखने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। भाई इतनी की जरूरत नहीं है। तो क्या हमें ये लाइन पकड़नी है या हमें कोई मध्य का मार्ग? ना ये ठीक है। और इसको भी बहुत स्पष्टता से एक चार्ट हमें क्लास में बना देना चाहिए कि खेती तीनों चीजों का है, विवेक, श्रम, जिन दोनों से उत्पादन होता है। विवेक, श्रम दोनों के संयोग से उत्पादन होता है। जहां विवेक माइनस श्रम है उसको मजदूरी कहते हैं। उसमें भी एक प्रकार की तृप्ति है। और जहां श्रम माइनस विवेक है, नहीं श्रम माइनस, जहां श्रम हटा दीजिए, केवल विवेक का लगाते हैं, ये फाइल वहां से वहां रख देनी है, सॉफ्टवेयर में बैठ के किट कुछ भर देना है, ये विवेक तो लगा है लेकिन श्रम कुछ नहीं है। तो श्रम विहीन विवेक बराबर एक प्रकार की तृप्ति, विवेकहीन श्रम बराबर दूसरे प्रकार की तृप्ति, और विवेक युक्त श्रम बराबर तृप्ति ही तृप्ति। इसको किसानी कहते हैं। यही आवर्तनशील खेती से बताने की कोशिश हो रही है। और जो अध्याय 2 है उसका, उसमें ये बात आएगी अगले उसमें कि आवर्तनशील खेती का एक यह भी मोटो है कि हम लोभ से लाभ, लाभ से लोभ वाले दुष्चक्र से आदमी को निकाल पाए, इसके लिए आवर्तनशील अर्थशास्त्र। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। लोभ से लाभ का ये जो कुचक्र है ना, और ये एक प्रकार का जो भय है, बड़ा मतलब तगड़ा बैठा हुआ है। जितना लाभ होता है उतना भय आ जाता है। हाँ। मैं एक अपने मित्र का उदाहरण यहाँ देना बच्चों के लिए उपयुक्त समझता हूँ। मेरे ही पड़ोसी किसान है। उस किसान को, किसान नहीं, वो एक व्यवसायी था। उस व्यवसायी ने खेत खरीद लिया और बाग लगाया खरीद लिया, तो हमारे पास आने जाने लगा। लेकिन उसको आदत तो भय की बनी थी। हाँ। एक बार उसने पूछा, उसने बताया कि मैं भैया प्रेस खोल रहा हूँ। अच्छा। प्रेस समझते हैं आप? पेपर निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, क्यों निकाल रहे हो? तो कहता है कि ये जो बहुत व्यापारी लोग परेशान करते हैं, नेता लोग, गुंडे लोग भी परेशान करते हैं व्यापार करने में, अब तरह तरह से हमें दिक्कतें होती हैं। कुछ घूस नहीं देते हैं तो उस समय जीएसटी नहीं था, उस समय और कोई विभाग कहलाता था, वो छापा मार देते हैं। अच्छा, ये छापा मार देते हैं, वो छाप मार देते हैं। तो उससे बचने के लिए एक पेपर निकल जाएगा तो कुछ तो भयभीत करेंगे। अब वो पेपर खोल लिया उसने। कुछ दिन के बाद वो उसके यहाँ सही का छापा पड़ गया और बाहर से लोग आ गए। हमने अब क्या हुआ? कहा भैया आप कुछ मत पूछिए, उस पेपर खोलना ही हमारे लिए आफत हो गई। वो पेपर में भी भ्रष्टाचार निकाल दिया उन्होंने। अब मैं एक ट्रक कागज लेके रोज जाता हूँ। उसकी कोर्ट यहाँ नहीं है, उसकी कोर्ट कहीं बम्बई में थी, और चल रहा है करोड़ों रुपए का। उस जमाने में करोड़ों रुपए बहुत होते थे तब की बात। उस भय का अंत नहीं हुआ, उस व्यक्ति का ही अंत हो गया। हार्ट अटैक में 62 साल में मर गया। अरे बाप रे। तो क्या होता है, एक भय से अनैतिक कमाई की तो फिर कोई विधायक बनेगा। विधायक बनेगा तो मैं सोचता है मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, और वो ये पता नहीं है कि विधायक बनने के बाद ही सीबीआई लगती है। तो फिर सीटी सीबीआई आ जाएगी, फिर उसके बाद वो तीसरा आ जाएगा, फिर चौथा आ जाएगा। वो अंत नहीं हुआ उसका आज तक। अरविंद केजरीवाल तो बेचारे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जेल गए। तो इन भयों से मुक्ति होती नहीं है। इन भयों से मुक्ति का विवेक ही एकमात्र उपाय है। आवर्तनशील शास्त्र इसका भी इशारा करता है कि हम नीचे से ही उसको इरेडिकेट करके चलें, ताकि हम भविष्य में उसके विषय में न फंसे। तो इस तरह इसलिए आवर्तनशील तो वर्तमान अर्थशास्त्र जरूरी है। माने अर्थशास्त्र समझना जरूरी है। अर्थशास्त्र की जो वर्तमान शाखा है वो व्यक्तिवादी, अहमवादी,
भय पर आधारित, लोभ पर आधारित, नियंत्रित करने वाली विचारधारा है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र सह अस्तित्ववादी, भय से मुक्त करने वाली, नित्य प्रसन्न रखने वाली, सबको समृद्धि देने वाली अर्थशास्त्रीय शाखा है। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, है ना? तो बताइए विद्यार्थी मित्रों, आप लोग कहिए इस पर, ये बात आपको समझ में आती है? आप लोग बोल भी सकते हैं अनम्यूट करके, है ना? बातचीत करेंगे तो देखिए ये इतना आपको अनुकूलता मिल रही है बातचीत करने की, तो बढ़िया बात है। एक प्रश्न मैं आपकी तरफ से पूछना चाहूंगी, सभी की तरफ से, कि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम बातें करते हैं ना कि इसमें ये ठीक नहीं है, या थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मन में कल्पना बैठती कि क्या हमको कम उत्पादन करना है, क्या हमारे पास सारी सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, क्या आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से उत्पादन करेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, है ना? या हमारे पास जो और आवश्यक वस्तुएं होंगी उनका उत्पादन हम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा थोड़ा शायद, अब मुझे पता नहीं, आप लोग बताइए, क्या ये बातें आपके मन में आती हैं कि नहीं आती हैं, है ना? अगर आती हैं तो उनका उत्तर हो, नहीं आती हैं ठीक चल रहा है तो फिर ठीक है ना? फिर आगे बढ़ा जाए। आप में से किसी को ये प्रश्न होता है कि आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से क्या हमको पैसा कम कमाने को मिलेगा, या हम कुछ कर नहीं पाएंगे, या सभी सुविधाएं हम नहीं ले पाएंगे? क्या लगता है इसको लेकर के? बताइए नीलू भा, बताइए क्या लगता है? इतने दिनों से इस विषय पर चर्चा तो मैं कर ही रही हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत। सही बात है। तो ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये एक शंका का मुझे लगता है थोड़ा समाधान होए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगता है और ये सही बात भी है। तो 3 प्रकार के भ्रम हैं जो नहीं पालने चाहिए। पैसा खेत में पैदा नहीं होता है, खेत से तो वही पैदा होगा जो पैदा होता है। तो गेहूं 1 दाना डालेंगे वो 500 दाने बन जाएगा, 100 दाने बन जाएगा, 70 दाने बन जाएगा, 80 दाने बन जाएगा। तो जितना खाने पीने पहनने ओढ़ने की चीजें हैं, कपास डालेंगे तो कपड़ा बन जाएगा, कपास का बीज डालेंगे, औषधियां उत्पन्न हो जाती हैं, मकान बनाना है तो उसके लिए लकड़ी आ जाएगी, ईंट बनाना है तो उसके लिए जमीन मिट्टी है वो सब बन जाएगा। पैसा उससे पैदा नहीं होता। तो पहला भ्रम यह दिमाग में रखना चाहिए, खेती से पैसा नहीं आता। दूसरा एक भ्रम पाल लेते हैं कि हम पैसा से हमें तृप्ति मिल जाएगी और पैसे से तो वो यश मिल जाएगा। तो उपकार के बिना यश नहीं आता, और खेती करना उपकार करना है। बहुत बढ़िया। तो पैसे से तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति मिलती है उपकार से, समृद्धि मिलती है। और हर आदमी को क्या चाहिए? समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है धन, धन यश। धन और धन की निरंतरता बनी रहना, और उससे प्राप्त यश, यश के बिना भी तृप्ति नहीं होती। तो धन और यश दोनों मिलती है आवर्तनशील खेती से। तो आवर्तनशील खेती में जब हम निश्चित अनुपात को पहचान कर अपने खेत में पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने मात्र से ऑक्सीजन का संतुलन बना देते हैं। चिड़ैया, चुनगुन, तमाम जीव जंतु उसमें पलते हैं। जमीन के नीचे का मिनरल पत्तों के माध्यम से आता है, ऊपर के खेत उपजाऊ बनते हैं, और बहुत अनंत प्रकार का उपकार शुरू कर देते हैं। हम तालाब बनाते हैं, तालाब बनाते ही लाखों जीव जंतु पलना शुरू हो जाते हैं। तो उपकार के ये छोटे छोटे स्वरूप हैं। गोबर की खाद डालते हैं, लाखों जीव जंतु खेत में पलते हैं। और जैसे ही ये जीव जो छोटे छोटे पशुपालन करते हैं, तो जीव जंतुओं को सीधे सीधे पालते हैं। और ये जीव जंतु, ये धरती किसकी है? सबकी है। और जैसे ही हमारे आपके लिए छोटा सा जीव है, ये मुर्गी है, ये बतख है, ये हाथी है, ये माने मुर्गी है, ये बतख है, ये बकरी है, ये गाय है, ये भैंस है, वो एक अदद जीवन है। जब हम उसको पालते हैं तो पूरे एक जीवन को आगे बढ़ने के लिए हम गतित करते हैं, उसके लिए अवसर पैदा करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे ही जितने ज्यादा से ज्यादा जीवों को अपने खेत में पालते हैं, उतना हमें सुकून मिलता है, उस आनंद मिलता है। वही तो आनंद ढूंढ रहे हैं हम। तो उपकार का पहला स्वरूप
आवर्तनशील खेती। दूसरा स्वरूप क्या है? समाज में न्यायपूर्ण वितरण। जब हम अपनी उत्पादित वस्तु को दूसरे के धन को दूसरों को देना से कोई तृप्ति नहीं होती है। अपनी उत्पादित वस्तु को न्यायपूर्ण वितरित करते हैं। न्यायपूर्ण विनिमय, विनिमय 3 प्रकार का, श्रम विनिमय, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। तो न्यायपूर्ण विनिमय करते हैं तो ये दूसरे प्रकार का उपकार शुरू हो जाता है। जब हमारा लेना देना बराबर हो जाता है, अब हमें सूझता है धरती का कल्याण कैसे हो। इसके पहले नहीं सूझता। इसके पहले मैं अपने आप को सुरक्षित करता हूँ। तो जब मैं उत्पादन से सीधे जुड़ता हूँ, तब मैं इस भय से मुक्त होता हूँ कि अब मैं निर्भय हो गया, अभय हो गया। अब मेरे बच्चों को भी खेती सिखा देनी है, वो भूखों नहीं मरेंगे। फिर तीसरा स्टेप चालू होता है। अब हम मानव कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए या व्यवस्था के लिए, सह अस्तित्व वाली भाषा में कहें अखंड समाज के लिए काम करना बनता है हमसे। तो उपकार का स्वरूप कहां से शुरू हुआ? खेती से, और अंत कहां हुआ? अखंड समाज तक। ये व्यवस्था तक। तो उपकार का ये कुल लंबाई चौड़ाई है। इससे यश ही यश प्राप्त होता है और यश प्राप्त होने की कामना का अंत हो जाता है। यहाँ पर इसको कहते हैं लोकेशना से मुक्ति हो गई, जब हम व्यवस्था में भागीदारी होते। तो यह भ्रम बिल्कुल सही है कि इससे पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन समृद्धि मिलेगा। अब आपको विचार करना है, क्या हम पैसा इसीलिए कमाना चाहते थे कि हमारा नाम हो जाए, हमारा परिवार सुरक्षित हो जाए? तो हो जाएगा, इसकी गारंटी है। पैसा अगर आप चाहते हैं कि पैसा आ जाएगा तो मैं होगा, तो खेती से अकेले नहीं आएगा। जब यहाँ आएंगे आप, तो हम बताएंगे उसका भी आवर्तनशील खेती में एक स्टेप है जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो आपको जितने पैसे की कमी लगती है, वो सीधे खेत से पैदा करने के बजाय खेत से पैदा हुई चीज को मनुष्य के उपयोगी बनाने में अपना विवेक और श्रम लगाइए, उससे पैसा आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा 2 चीजों को दिमाग में रख लेना कि भाई खेती से पैसा नहीं आता है ना। दूसरी बात, जो उपकार के बिना तृप्ति नहीं आती है ना। तो उपकार जो है खेती से व्यवस्था तक, ये एक प्रमाणित होने का भी क्रियाकलाप है और लोकेशना से मुक्ति का भी क्रियाकलाप है। और प्रामाणिक व्यक्ति का प्रमाण भी है। हाँ। हमारी समझदारी का क्या प्रमाण होगा? अगर वो खेती में, देखिए बाबा जी तो 65 साल की उम्र में उनको संयम हुआ और फिर गोपालन और कृषि शुरू किया। तो समाधानित व्यक्ति का प्रमाण भी है और समाधानित होने का मार्ग भी है। आज के दौर में पूरा विश्व एक मूढ़ीवादी अर्थतंत्र है, तो वो समझते हैं कि विकास कर रहे हैं, लेकिन वो विनाश की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उसकी आलोचना करके हम अगर कहीं रुक जाते हैं तो भी हम मूक दर्शक ही बने रहेंगे। हमारा एक एक किसान अपने खेत में यदि आवर्तनशील खेती करता है, तो हम खेती बचाने की दिशा में हमारे कदम उठ पड़ते हैं। तो हम जो आप कह रहे हैं उसका एक सक्षम उत्तर बन जाते हैं हम, कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे करना है। उनकी आलोचना भी करने से हमें तृप्ति नहीं मिलेगी पूरी। ये ठीक है कि ये सही है जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास दिखाने का होना चाहिए। सबका मूल अतृप्ति ही है ना, सबका ये मूल तो अब अतृप्ति है। अतृप्ति है जी। बहुत बढ़िया। बाकी बताएं, बाकी विद्यार्थी बताएं। हिना बहन, जिग्नेश बेटा, बाकी अर्जुन बेटा, हिना, रिद्धि, राजेश, बाबू, ऋत्विक, निहार, बताइए क्या बात समझ में आई? इतनी देर में क्या बात समझ में आई? कौन सी बात अच्छी लगी? फिर अगली बात की तरफ बढ़ेंगे। बताइए। नीलू, आपको ही कहना तो आप भी कह सकते हैं। हाँ, कहिए। बहुत अच्छी बात है, वो तो जीवन में उतारनी ही पड़ेगी। जरूर है, जरूर उतारनी। उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। हाँ, रास्ता ही नहीं है। मैंने दिलू भाई, मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन की बात बता रहा हूँ, आज तक अरबपति करोड़पति को भी कुछ खोया सा ढूंढता हुआ दिखता है मुझे। बिल्कुल सही। अभी मैं 2 दिन पहले एक
हमारे उत्तर प्रदेश भारत देश के 8वें 9वें नंबर के बड़े व्यवसायी ने अपने खेत को आवर्तनशील बनाने के लिए बुलाया था। मैं उसको खूब डांट फटक के आया कि तुम्हें कभी तृतीय शरीर यात्रा में होनी ही नहीं है, क्योंकि तुमने इतना इकट्ठा कर लिया है कि उसको डिसॉल्व करने के लिए तुम्हें 2-3 शरीर यात्रा करनी पड़ेगी। यहाँ जमीन है तो वहां जमीन है, क्या करोगे इनका? लॉक लगा दोगे। और जिसके पास जमीन है दिलू भाई और उत्पादन नहीं करता, वो बैठे बैठे अपराधी हो जाता है। हाँ, क्योंकि जमीन सबकी है, सबकी। खतौनी नहीं बनाई है, प्रकृति ने खतौनी नहीं बनाई, वो हमने बनाई है। इसलिए अगर किसी के पास जमीन है और वो पूरा उत्पादन नहीं लेता है, वो डबल अपराधी है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो पीड़ित होते हैं वह किसान पीड़ित होते हैं, जिनकी ज्यादा जमीनें हैं और वह पूरी गोबर की खाद डालकर मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल, मैक्सिमम का मतलब ऑप्टिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं, ऑप्टिमम, जी, ऑप्टिमम लेवल तक अगर प्रोडक्शन नहीं ले जाते हैं तो अपराध है वो। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात, ये भी अपराध है। किसान बनेंगे तो फिर ये लगाना पड़ेगा आपको, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तालाब खोदने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें पानी लगाएंगे। नीचे का पानी निकालेंगे तो अपराध में शामिल हो जाएंगे, तो ऊपर वाले पानी को रोकना पड़ेगा, वही आपका पानी है। ये एक दूसरी बात है, यहाँ पर इस प्रश्न को भी लिया जाए कि जो जैसे हमने बात करी थी विद्यार्थियों के साथ कि धरती के गर्भ में जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका प्रयोजन ताप संतुलन है। इसी प्रकार धरती के गर्भ में पानी भी है ना? तो उस पानी का भी कुछ प्रयोजन है, क्योंकि कच्छ एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही दिलू भा के तो वाड़ी में 3-3.5 किलोमीटर दूर से पानी ला करके खेती कर रहे हैं, है ना? तो अब ये समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे? ये सारी समस्याएं लेकर आएंगे आपके पास भी, वहां पर भी और चर्चा। शानदार उपाय बताएंगे, शानदार उपाय। जी, तो हम कैसे खेती करेंगे, है ना? बहुत तकलीफें हैं मतलब खेती करने में, पेड़ लगाने में, और जमीनें पड़ी हुई हैं खाली यहाँ। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कच्छ वो भी जगह है जहाँ पर ये अरबपतियों का भी देश है। मतलब यहाँ से लोग खूब माइग्रेट किए हैं और माइग्रेट कर करके वाड़ियां ऐसी खाली पड़ी हैं, है ना? जिसमें हमारी अपनी, इस समय हमारी अपनी स्वयं की वाड़ी में भी जो हमने एक लंबे समय उत्पादन किया, इस समय वो सब परिवार के उसमें झंझट में पड़ गई है चीज और हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? तो अब ये है, अब क्या कहा जाए, है ना? और देश में लोग रहते नहीं है एक दूसरी, ये भी समस्या है। जैसे हमारे परिवार में, हमारे पूरे गांव में बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो मतलब किसी ना किसी उसमें चली गई हैं, लड़ाई झगड़े भाई भाई के, वो रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही सब पड़ा हुआ है, तब तक लोग हॉल्ट किए होंगे। जब यहाँ 5 दिन का शिविर होगा ना, तो उसमें इन बिंदुओं को रखिएगा जी, तो इन बिंदुओं पर यहाँ पर अच्छे से गहरे से चर्चा होगी। इसका भी कारण अतृप्ति ही है। इसके ये क्योंकि सबको ले लेना है, दूसरे अपने के पास रखना है, बस दूसरे को नहीं देना है। दूसरे को नहीं। व्यक्तिवाद वो भय के कारण आता है, और भय कहाँ से आता है यहाँ पर चर्चा करेंगे। जरूर, बिल्कुल, बढ़िया। तो और कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो, ये अभी प्रश्न हो गया है, उत्तर हो, सॉरी प्रश्न तो हो गया था, उत्तर हो गया है, तो आगे फिर बढ़े। हितेश भाई, कोई और बिंदु, किसी, आप पूरा सुन पाए? हाँ, पूरा सुन पाए। और प्रेम जी को हम मिले थे वहाँ पर बांद्रा में भी, और भी वापस आ रहे हैं हमारा एसपीएनएफ एसोसिएशन की। नमस्ते जी। और बहुत बढ़िया, जो आयाम हमने कभी सोचा नहीं था कृषि के बारे में, वहाँ पर भी जी भैया ने जो बात बताया था, पूरा जो संविधान के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, किसान का मतलब कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है संविधान के अंदर, मतलब उसको बहुत बढ़िया एंगल से हम समझ रहे हैं प्रेम भैया के पास से, तो बहुत अच्छा लगा हमको। धन्यवाद। आइए फिर से डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें हमें साझे में मिलकर ही ठीक करनी है, अकेले नहीं होगी, क्योंकि ये लोग पूरा ने बना लिया है, तो उसको भी करेंगे, करना ही होगा। शुरू ही कर देंगे, इस पीढ़ी में अगली पीढ़ी तक हो जाएगा, रुकना कहीं। हम लोग प्रफुल्ल भाई संजलिया और हमारा पूरा किसानों का टीम शालिनी दीदी के साथ में हम लोग सब विद्यार्थी बन के आ रहे हैं। हम तो यहाँ पर भी विद्यार्थी है और वहाँ पर भी हम यही काम के लिए आने वाले हैं। सूरत से कोई पूछ रहे थे कि 2 बस आने हैं उनके, कब आने हैं, फिर उसके बाद वो हमारा नहीं हो, वो देख लीजिएगा, शालिनी जी देख लेंगे उनको।
हाँ हाँ, अभी अभी ये तो हम लोग एवरे बाजार जा रहे हैं 8 9 10 2 बस लेके, कभी कब 64 लोग गुजरात से जा रहे हैं हमारा एसपीएनएफ एसोसिएशन के माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस यस। जाइए। बढ़िया है, बढ़िया। देखिए आवर्तनशील खेती को है ना चाचा जी, अब यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिक खेती का एक मतलब एक अपने पास लोग तो हैं, बल तो है यहाँ पर। ऑर्गेनिक खेती से अब इनको थोड़ा सा आवर्तनशील खेती की तरफ एक दिशा को देने की आवश्यकता है। और लोग बहुत बढ़िया हैं, मतलब ये जो बच्चे भी आप देख रहे हैं ना, भले बोल नहीं रहे हैं, इनको अभी बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जी ये सब मन के बहुत अच्छे हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से इन चीजों को कर लेंगे, इतना जी हमको जी जी, आश्वासन है। जी। बढ़िया, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा पठन करते हैं और जहां पर मुझे आवश्यकता लगेगी तो मैं आपसे पूछते जाऊंगी, तो आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते जाइएगा। बिल्कुल अन्यथा हम लोग चलिए ना, तो पठन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जो और आपने जो भी बुक्स हमको बताई हैं वो बुक्स भी हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसको पढ़ डालेंगे, उसका समरी के रूप में एक रीडिंग हो जाएगी, कलेक्टिव रीडिंग हम लोग कर लेंगे, बिल्कुल। तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग अध्याय 1 पढ़ रहे थे, अर्थ का स्वरूप, है ना। और लेट मी शेयर द स्क्रीन। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम जो पढ़ चुके हैं उसको मैं जल्दी जल्दी एक बार पढ़ देती हूँ ताकि एक क्रम बन जाए। तो अध्याय 1 पढ़ रहे थे, अर्थ को पहचानने की शुरुआत क्रम से, अर्थ की परिभाषा और मान्यता, उसके ऊपर ये चैप्टर है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र को हमें लोकमानस के सम्मुख प्रस्तुत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके पहले अभी तक व्यक्तिवादी समुदायों के रूप में गुजरी बीती मानव परंपरा में तत्कालीन विधियों से मानव को ही स्वीकृत अर्थ का स्वरूप, परिवार में आवंटन अथवा बंटन, समुदायों में विनिमय, आवश्यकता, संभावना, स्रोत और मानव से किया गया प्रवृत्तियों और कार्यों का सामान्य स्पष्टीकरण को उचित समझकर उसे भी प्रस्तुत किए हैं। मूलतः आदिमकालीन मानव की परंपरा का संबंध वर्तमान से जुड़ा होना स्वाभाविक है, दूसरी भाषा से नियति सहज है ना। तो इस पर हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। स्वाभाविक का तात्पर्य हर काल देश में मानव अपनी सीमा में ही स्व को स्वीकार करता हुआ इस धरती पर जिया हुआ है। इसका प्रमाण क्रमागत रूप में पाई जाने वाली पीढ़ी से पीढ़ी ही है। नियति का तात्पर्य विकास क्रम विकास और जागृति क्रम जागृति से है। जागृति का तात्पर्य जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने वाला मानव ही है। जब कभी भी एक से अधिक मानवों का होना सानिध्य रूप में होता है, तभी एक दूसरे की पहचान होना स्वाभाविक है। संचेतनशीलता सहज मानव में पहचानने की क्रिया ही न्यूनतम संचेतना का प्रमाण है और संबंधों की पहचान भी न्यूनतम संचेतना का द्योतक है। इसका प्रमाण है आज भी प्रत्येक स्वस्थ मानव न्यूनतम रूप में आसपास की चीजों को पहचानता है। आसपास का तात्पर्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधेंद्रियों की पहुंच की सीमा है। संचेतना, ये मैंने पिछले टर्न में भी बताया था कि इसका मतलब जो हमारी 5 सेंसेस रहती है ना, उनको जैसे ही हम जैसे क्लिक किया था ना, चुटकी बजाई तो बच्चा तुरंत उस ओर देखने लग गया, इस तरीके से व्यंजनीयता के रूप में मानव में रहता है पहचानने की बात को। आगे लिख भी रहे हैं, संचेतना का तात्पर्य भी जानने, मानने, पहचानने एवं निर्वाह करने से है। इस प्रकार इस धरती पर आदि मानव शरीर रचना बंदर, भालू आदि किसी जीव जानवरों के शरीर में रचित होकर धरती में स्थापित होना स्वाभाविक रहा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद के अनुसार जो धरती पर शरीर रचना है वो केवल एक बंदर से या एप से ना हो करके कई सारे हैं ना, जो सप्त धातु से रचित शरीर हैं जानवरों के, उनमें किसी एक समय में जब जेनेटिक एक शिफ्टिंग हुआ है ना, तो रचना सूत्र में जो बदलाव हुए हैं उसके कारण से एक साथ कई मानव इस धरती पर प्रकट हुए हैं। क्योंकि इस धरती में मानव शरीर रचना के पहले किसी एक प्रजाति के जीव शरीर रचना और उसकी परंपरा स्थापित होने के उपरांत दूसरे प्रजाति की शरीर रचना सहित परंपरा विधियों से विकसित होना देखा जाता है। मेधस युक्त शरीरों में समृद्ध मेधस युक्त शरीरों के क्रम को इस धरती पर देखा जा सकता है। इसी क्रम में मानव शरीर रचना का भी उद्भूत होना, मेधस रचना क्रम एवं उसकी परिपूर्णता के अर्थ में मानव शरीर में ही सर्वोपरि समृद्ध मेधस रचना
एवं उसके अनुरूप शरीर कार्यतंत्र स्पष्ट हो चुका है। इसी के साथ यह भी स्पष्ट है कि मानव शरीर रचना के पहले की जितनी भी प्रकार की शरीर रचनाएं प्रस्तुत हैं वे भी समीपस्थ वस्तुओं घटनाओं से व्यंजित होना दिखाई पड़ती हैं, है ना। तो एक तो ये है कि मानव व्यंजित होता है, और दूसरा ये है कि मानव जिन शरीर रचनाओं से आया उससे पहले की रचनाएं भी दिखाई पड़ती हैं कि वे सभी भी व्यंजित होते हैं। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से, है ना, अपने फिर ध्यान को उधर नियोजित करते दिखाई पड़ते हैं। तो एक इतनी सी बात यहाँ पर लिखी हुई है, समझ में आती है। फिर लिख रहे हैं, इसलिए आदि मानव का भी समीचीन स्थिति गति घटनाओं से व्यंजित होना सिद्ध होता है। अब यहाँ पर इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। तो लिख रहे हैं, एक से अधिक मानवों के लिए सर्वप्रथम रूप के आधार पर संबंधों को पहचानना स्वाभाविक रहा है। फलस्वरूप आवश्यकताएं उद्गमित होना अर्थात आशा विचार इच्छा के रूप में गतित होना रहा है। इसी क्रम में खाने पीने के लिए पहली आवश्यकता, बैठने सोने के स्थल की आवश्यकता, शीत वात वर्षा से बचने के लिए आवश्यकताएं उद्गमित होती रही। उद्गमित का मतलब होता है निकलना, उनका प्रकट होना, है ना। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी बात ये समझा रहे हैं कि एक से अधिक मानवों के लिए सर्वप्रथम रूप के आधार पर संबंधों को पहचानना शुरू हुआ, है ना। और ये स्वाभाविक भी है, आज भी ऐसा होता है। हम देखते हैं जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो तुरंत उसकी नाक कान चेहरा किससे मिलता है, रूप को एक मैच करके पहचानने की, है ना, कि माँ पर गया है बाप पर गया है। इस तरीके से बच्चे को अभी भी हम रूप के आधार पर पहचानते हैं। कोई कोई हमको देखते हैं तो तुरंत ही कहते हैं कि चाहे आप फलाने की बेटी हो, आप फलाने की है ना, इस तरीके से बहन हो। इस तरीके से लोगों में अभी भी इस प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। तो मानव जो है एक दूसरे को अभी तक किस आधार पर शुरुआती क्रम में कैसे पहचाना, तो रूप के आधार पर पहचाना, है ना। तो इस तरीके से रूप के आधार पर, कई बार नस्लों के आधार पर भी एक सीमा को बनाया हुआ है, ठीक है। तो रूप के आधार पर पहचानना, फलस्वरूप आवश्यकताएं उद्गमित होना अर्थात आशा विचार इच्छा के रूप में गतित होना रहा है। तो जिस सीमा में अपने संबंधों को पहचाना है उतने को अपना माना, और जो उसके जैसे नहीं दिखते रहे उनको कोई दूसरा मान लिया, है ना। वो कोई दूसरे लोग हैं या दूसरी प्रजाति के हैं ऐसा मान करके फिर लड़ाई झगड़ा भी कर लिया है। तो इस क्रम में जो पहले जो आवश्यकताएं रही, आहार के रूप में, बैठने सोने का स्थल मतलब उसका एक रूम कमरे के रूप में, या जैसे गुफा से लेकर के फिर अभी तक के जो घर आदि दिखाई पड़ते हैं, शीत वात वर्षा से बचने के लिए, है ना। तो इस तरीके की आवश्यकताएं मतलब रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकताएं जो है उद्गमित होती रही। इसी क्रम में पत्ते वलकल और घास फूस से काम लेता हुआ मानव कंद मूल तक पहचानने की क्रिया संपादित करता रहा। तो इस क्रम में पत्तों को पहचाना, है ना। वलकल का मतलब क्या होता है चाचा जी? जो लताएं होती हैं, कपड़े, छाल छाल छाल। अच्छा, वलकल मतलब छाल, ठीक है। तो छाल और घास फूस से काम लेता हुआ मानव कंद मूल तक पहचानने की क्रिया संपादित करता रहा। साथ ही क्रूर जानवरों के उपद्रवों से बचने के उपायों को खोजता ही रहा। साथ ही प्रजनन कार्य संपन्न होता ही रहा और संतानों का पालन पोषण और लालन मानव से पूर्व में रही जीवों से भिन्नता को पहचानना रहे आया। तो ये मोटा मोटा ये स्पष्ट हो गया है। इसमें एक लाइन ये आ रही है कि संतानों का पालन पोषण और लालन मानव से पूर्व में रही जीवों से भिन्नता को पहचानना रहे आया। इसको थोड़ा सा समझा दीजिए जी। तो पहले तो विवाह संबंध को लेकर बड़ा झंझट रहा। एक उधर संतानें करेंगी, फिर सहोदर संतानें करेंगी कि नहीं करेंगी, किससे करेंगी, किससे, बड़ा लड़ाई झगड़ा है। अगर आप क्रिश्चियनिटी का ओल्ड टेस्टामेंट देखें तो आप पाएंगे कि उसमें 10 कमांड्स हैं जो किसके साथ किस तरह का संबंध रखें इसी में भरा पड़ा है। माने 20, 25, 30% हिस्सा बाइबल का, पुरानी बाइबल का इस तरह के पंचायत निपटाने के लिए लिखा है कि किसके साथ संबंध बनाएं, किसके साथ संबंध न बनाएं। यह एक बड़ा 25 से 30%। यह थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी समस्या मानव जाति की नहीं रही है। तो और ये कुरान शरीफ में भी ये बहुत मात्रा में देखने को मिलता है, सब में है, क्योंकि मानव जाति तो वहीं से यात्रा करके आई है, सब उसको सेटल करके आई है। तो ये क्यों आए होंगे? अनुमान कर सकते हैं कि सेटल कर रहे थे बेचारे,
तो बहुत लड़ाई झगड़े सब हो हुआ के आए हैं और विवाह परंपरा तक आते आते बड़ी लंबी यात्रा की है। हाँ। और जब क्योंकि अगली पीढ़ी इसमें शामिल होती है ना, कि अगली पीढ़ी के ऊपर उस मानसिकताओं का प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए एक लंबी परंपरा रही है और लंबा यात्रा की है मानव जाति ने। इसको अच्छे से समझना चाहिए। दुर्भाग्यवश इसको नहीं समझाते हैं। समझाता चाहिए इसको। समाज शास्त्र का प्रारंभिक विषय यही होना चाहिए। समाज की इकाई, विवाह से ही समाज की प्रथम इकाई का जन्म होता है। व्यक्ति नहीं है समाज की इकाई, परिवार समाज की आई है। और परिवार कैसे बनता है? जब एक स्त्री और एक पुरुष साथ में अलग से एक निश्चित कमिटमेंट के साथ में रहने का तय करते हैं, वहां से शुरू होता है। तो कैसे कैसे मानव जाति ने कितनी कितनी विधियां प्रचलित की हैं, उसका अध्ययन होना चाहिए। तो जैसे यूरोप में सरकार शामिल होती है दो विवाह के बीच में, और ये इस्लाम में भी शामिल होते हैं। काजी जो करवाता है ना, क्यों करवाता है? इसके माने लड़ाई झगड़े होते थे, इसके माने सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा उसमें। भारतवर्ष में समाज शामिल होता है, सरकार शामिल नहीं होती है यहाँ। और पूरे यूरोप में सरकार शामिल चर्च शामिल होता है उसमें, और चर्च नहीं है तो सरकार शामिल होगा। तो किस तरह से हम इन स्थितियों, और रामायण को पढ़िए तो क्या है, बाली का क्यों मारा था? सुग्रीव के भाई को राम ने क्यों मारा था? क्योंकि वो पर स्त्री का एक कुछ ना, वो अपने आप को बंदर मानते थे, और बंदरों में एक प्रथा है कि जो सबसे बड़ा हीरो बंदर होता है, जिसको मलूका बंदर कहते हैं, अल्फा, और उस मलूका बंदर की सारी बंदरियां होती हैं, सारा इलाका होता है। तो जब बाली था बड़ा वाला बंदर, तो बाली की थी सब। किसी एक युद्ध में गया बाली और 6 महीने तक नहीं आ पाया, और लंबे युद्ध में फंस गया। इधर यहाँ लोगों ने सोचा कि वो मर गया होगा, सुग्रीव को उसकी जगह नियुक्त कर दिया। अब वही वाला भोग का प्रसाद ये पा गया। वही, यस। अब इसको लगने लगा कि मैं इस भोग को कैसे त्याग दूं। अब वो जब माने अब कोई उसका नियम नहीं था, वो तो अपने आप को पशु मानते थे। उसी समय राम वहां गए और राम ने बताया कि नहीं, तुम लोग पशुओं की तरह तुम्हारे शरीर हैं, लेकिन तुम लोग मनुष्य हो। और राम भी अपने घर में पिता का इसीलिए त्याग करके आए थे कि उसने 3 शादियां की थी। तो यहाँ पर राम ने कहा कि देखो, ये विवाह पद्धति शुरू करो। बाली किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं था, तो बाली का वध किया। और वध करते समय बाली का क्या कहा राम ने? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जेई, ताही बधे कछु पाप न हुई। तो हमारे रामायण में भी यही है। तो परिवार व्यवस्था माने हम माता पिता की सब संतानें, हमारे माता के भाइयों की सब संतानें माने मामा मामियों की संतानें, हमारे माता की बहनों माने मौसा मौसी की सब संतानें, हमारे पिता के भाइयों माने चाचा चाची ताऊ ताई की सब संतानें, और हमारे पिता की बहनों माने बुआ फूफा की सब संतानें, मिलाकर परिवार है। इनके बीच में हम कोई संबंध का कल्पना ही नहीं कर सकते। यह विकसिततम स्वरूप है पूरी धरती में परिवार का। इस आधार पर भारतवर्ष ने सबसे लंबी यात्रा की है इस दिशा में, व्यवस्था की दिशा में, जिसको हमारे समाज शास्त्री बता ही नहीं पाए। बड़ी पीड़ा है इस बात की हमें। तो और मानव व्यवहार दर्शन में एक जगह लिखा है, मनुष्यत्व के विकास का आकलन कैसे करते हैं? जहां तक उसके संबंधों का विश्वासपूर्ण विस्तार है, वहीं तक उसका समाज है। तो हमसे बढ़िया विकसित कोई समाज नहीं है पूरी दुनिया में, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए, बता ही नहीं पाए पूरी दुनिया को। हमारे पास असली चीज तो यह है बताने की, परिवार व्यवस्था, ठीक है ना। और आज भी यूरोप में, अरब में परिवार नहीं बन पा रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं बन पा रहे हैं उनके, क्योंकि उनके जमीन संबंधी कानून, शिक्षा, उनका शासन करने के नियम, ये सब परिवार व्यवस्था के प्रतिकूल है। 8वीं तक पढ़ेगा तो लड़का घर से चला जाएगा। अब घर से चला गया तो परिवार से टूट गया, वो नौकरी करेगा तो समाज से टूट जाएगा। अब हर बार शिक्षा हमको परिवार से, समाज से तोड़ती रहेगी, कैसे समाज और परिवार बनेगा? तो इसको व्यापकता से समझें, अलग से इसका एक क्लास कर लें। और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
भारतवर्ष के 5 ऐसे संदेश हैं जहां पर हम अभी पूरी दुनिया को उससे गुजरना ही पड़ेगा, और हम लोग इनकी नकल करके अपने परिवार और समाज को तोड़ रहे हैं, जबकि हम इनसे ज्यादा विकसित स्थिति में हैं अभी सेठ जाएं तो, अदरवाइज रह नहीं जाएंगे 2-4-10 साल में। जी वाह सही, बहुत बढ़िया। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे भी सामने आया है कि 25-30% बाइबल या कुरान या ये जो बाकी और इतना विकास हो ही नहीं पाया है, क्योंकि संबंधों में क्लैरिटी नहीं आ पाई। पति पत्नी संबंध, या जिसको हम यहाँ पर स्वनारी स्वपुरुष कह रहे हैं, तो ये स्थिर होने के साथ ही अन्य सभी संबंधों में स्थिरता उसी क्षण होती है कि बाकी जो है, बाकी फिर भाई बहन संबंध या जो भी मामा मामी मौसा मौसी, इस प्रकार से संबंधों की स्थिरता आ जाती है साथ में। बढ़िया। तो यहाँ पर एक बात जो लिखी थी उसको मैं एक बारी पुनः पढ़ती हूँ। यहाँ पर लिखा है बाबा जी ने कि संतानों का पालन पोषण और लालन मानव से पूर्व में रही जीवों से भिन्नता को पहचानना रहे आया। तो मतलब ये भी एक अपने आप में देखिए, जैसे हमारे यहाँ बच्चे जब पैदा होते हैं तो बच्चों का तेल मालिश है ना, उसको खिलाना, बच्चा नहला धुलाने के बाद फिर उसको लोग खिलाते भी हैं बच्चे में मतलब ये भी एक जिसको लालन कह रहे हैं बच्चे का, तो ये भी एक, ये कैसे मानव जाति में आया होगा, इसके उद्भव पर अगर आप कुछ प्रकाश डालना चाहें तो। सही बात है, मानव को ही लालन की जरूरत है, इसके पहले पालन तक में काम चल जाता है। हाँ। तो जैसे ही एक बंदरिया का बच्चा स्वयं से खाने पीने और दौड़ने और अपने आप के शरीर को अपने शत्रुओं से बचाने की, स्वाभाविक शत्रुओं से बचाने के लिए सक्षम हो जाता है, तो बंदरिया दूसरा बच्चा पैदा कर लेती है। फिर पिछले बच्चे से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। यही गाय के साथ होता है, भैंस के साथ होता है, सबके साथ होता है। लेकिन मनुष्य का बच्चा 2 साल तक तो वो खड़ा होना चलना सीख पाता है। तो लालन के लिए, क्योंकि वह उसके जीवन पक्ष को भावनात्मक सिक्योरिटी भी चाहिए, और जितने दिन तक, एक अभी रिसर्च हुई थी और ये इसमें लिखा है, मेरे पास एक किताब रखी है, तो जो बच्चा अपनी माँ के पास जितने दिन तक रहा वो पूरे जीवन भर उतना ही कूल, शांत, प्रतिक्रिया में हिंसा न करने वाला, क्रिएटिव बना रहता है। जिस बच्चे को जितनी जल्दी माँ से छुड़ा दिया जाता है, उस बच्चे के अंदर इन गुणों का अभाव देखा गया। इसका एक रिसर्च हुआ था। क्या तो अंग्रेजी में कहते हैं उसको, सातत्य, और बहुत पहले किताब पढ़ी थी तो वो खैर याद आ जाएगी, है हमारी लाइब्रेरी में किताब है। तो इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए, तो इसलिए मनुष्य को लालन का तरीका उसका पूरा भविष्य तय करता है। तो पालन के साथ में मनुष्य का लालन भी जरूरी है, और इसीलिए मनुष्य को ये तय करना है कि उस 2 बच्चों के बीच में गैप कितना रखना है, बच्चे को किस स्तर पर ले जाने के बाद उसको किस किस उम्र तक उसको, हाँ, और दोनों अतियां भी देखी जाती हैं। अब लड़का 18-20 साल का हो गया है, माँ बाप ने एक ही बच्चा पैदा कर लिया है, तो एक तो सारे रिश्ते आ गए, उसमें पड़ गए, संकट में पड़ गए। आगे चल कर न कोई जीजा होगा, न कोई फूफा होगा, न कोई मामा होगा, न कोई चाचा चाची होंगे। तो यहाँ तो सारे रिश्ते वेस्टर्न की नकल करके सारे रिश्ते संकट में पड़ चुके हैं। ये रिश्ते जिसके लिए हम गौरव करते हैं खत्म होने वाले हैं 1-2 पीढ़ी में। दूसरा, जो किसका क्या रोल है, एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बनने में बहुत सारे लोगों का अलग, जैसे मामा के घर में साल में गर्मी की छुट्टियों में जाता है लड़का, और जितना साल भर अपने बाप के घर में नहीं सीखता, उससे 10 गुना ज्यादा गर्मी की छुट्टी में सीख के आता रहा है। तो मामा का प्यार, मामा के पूरे गांव का प्यार उसके व्यक्तित्व में कितना कॉन्फिडेंस भरता है, वो पूरी दुनिया में किसी से डरता नहीं है। जिसका समाज साथ में, जो अभयता, सही शब्द अभयता है ना, जो अभयता आती ही समाज से है, सामाजिक होने से है, और कोई तरीका नहीं है उसका। तो हमने इतना सुगठित समाज को मूल्यांकन के अभाव में सब खत्म कर दिया उसको, है ना। तो ये सब लालन कहलाता है। तो लालन
पालन माने शरीर का पोषण और लालन माने उसके दिमाग का पोषण। उसको दयालु बनाना है, उसको क्या कहते हैं, उसको संवेदनशील बनाना है, धैर्यवान बनाना है। तो ये कैसे आएगा? ये सब लालन कहलाता है, ये लालन से आएगा। बहुत सुंदर। मानव जाति में ये जो लालन की कला है, ये धीरे धीरे विकसित हुई है। पालन की भी कला धीरे धीरे विकसित हुई है। विकसित हुई है, बिल्कुल हुई है। हाँ, बच्चे नहीं तो जैसे बच्चे बता नहीं पाते हैं, रोते रहते हैं, और अगर माँ बाप ना पकड़ माँ पाए, को डिकोड करना पड़ता है। हाँ, माँ को डिकोड करना पड़ता है कि अब ये भूख के लिए रो रहा है, इसकी ये किस प्रकार का रोना है। अगर सही से डिकोड हो गया तो बच्चा तृप्त होता है, नहीं अपनी माँ से ही चिड़चिड़ाता रहता है। सही बात है। बहुत सुंदर। तो ये भी एक यहाँ पर ध्यान गया कि ये जो लालन जिस बात को कह रहे हैं, ये बच्चे में काफी लंबे समय तक इसका एक प्रभाव बना रहता है, या ये एक लंबे समय तक होने वाली क्रिया है, जिसको हम कह रहे हैं कि एक इमोशनल इंटेलिजेंस का डेवलप होना, है ना, ये लालन की ही क्रिया है। तो ये बात पकड़ में। उसके बाद जो शिक्षा से संस्कार तक की यात्रा है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयारी जो है एक तरीके से लालन है। शिक्षा भी लालन का ही एक पार्ट है। शिक्षा भी लालन का ही एक पार्ट है। जी। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। बाकी लोग बताएं, आपको यदि कोई प्रश्न हो, आप सामान्य प्रश्नों को भी ले सकते हैं, है ना। बिल्कुल, अति सामान्य प्रश्नों को लेंगे तो ये अति सामान्य व्यक्तियों के लिए ही अर्थशील अर्थशास्त्र है, बुद्धिमानों के लिए नहीं है ये। सही बात है। लेकिन कॉन्फिडेंस से आइए और अति सामान्य प्रश्न, बिल्कुल रोजमर्रा के प्रश्नों के साथ जोड़िए इसको, तो हम रोजमर्रा में आवर्तनशीलता को जी पाएंगे। सही बात है। बताइए हिना बहन, कोई प्रश्न है? बाकी स्टूडेंट्स बताएं, कोई भी प्रश्न। देखिए, आपने तो बच्चे पाले हैं, है ना, और पाल रहे हैं। उनके घर पे इस समय 3, 4, 5, 6 बच्चे हैं एक्चुअली, है ना, भाभी के और उनके अपने, और सब मिला के संयुक्त परिवार है 17 लोगों का। तो कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अगर नहीं है तो ठीक, आगे बढ़ा जाए इस पर थोड़ा सा और। अभी अपने पास समय है तो उसका इस्तेमाल करते हैं और बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं, संतानों का पालन पोषण लालन मानव से पूर्व में रही जीवों, है ना, मतलब जो गाय बंदर जिससे भी शरीर आया है, उससे भिन्न अपने आप को मानव ने पहचाना कि हम एग्जैक्टली ये नहीं है, इनसे कुछ अलग तो हैं, इतना तो मानव ने पहचाना, और फिर वो पहचान करवाने की भी परंपरा रही है। लेकिन देखिए चाहे कितना ये विरोधाभास है कि साइंस अभी तक आदमी को एनिमल बोल देता है ना, कि हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, और एनिमल्स ही बोलते बोलते, और हम कहीं ना कहीं ये मानते भी रहे हैं। लेकिन साथ में ये भी एक ट्रूथ है, एक सामान्य मानव को यदि हम उसको जीव जानवर बोल दें, कैसे कुत्ता बोल दे, गधा बोल दे, तो उसको बुरा भी लग जाता है, वो ये स्वीकार नहीं करता, इसको गाली मानता है कि हमको गाली दे दिया है ना, हमारा अपमान किया है। जी। ठीक है, तो कह रहे हैं यह भी स्वाभाविक है कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थिति की जलवायु भिन्नताएं तब भी रही हैं और अभी भी हैं। तो कोई गर्म प्रदेश, कोई ठंडा प्रदेश, इस तरीके से रहा। अस्तु मतलब इसलिए ऐसी विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में शुभारंभ किए हुए मानव परंपराएं अपने अपने रूप, है ना, तो अलग अलग जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, उसके कारण उनके रंग में भेद दिखाई पड़ता है ना, उनकी नस्ल में भेद, मतलब जैसे किसी की नाक चपटी है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना चाइनीज लोग हैं, या फिर हमको पता चल जाता है नेपाली हैं, है ना, ये या पहाड़ों में रहने वालों शक्लें थोड़ी अलग होती हैं, मैदानी इलाकों में रहने वालों की शक्लें थोड़ी अलग होती हैं। रंग के आधार पर जो ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं उनका रंग थोड़ा हल्का होता है, जो गर्म प्रदेश है उनका थोड़ा गहरा होता है, इस तरीके से। जी। 5 प्रजाति के पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। जी। मंगोलियन, हब्सी, आर्यन, और कौन से हैं ये? द्रविड़ नहीं, इंडो आर्यन। हाँ, इंडो आर्यन और एक कोई और है। 5 प्रजाति के पूरी दुनिया में। अच्छा,
इसको भी खोज लेना चाहिए, ये कभी भी इनसे पूछा जा सकता है और ये तो आसानी से मिल जाने वाली चीजें हैं। जी, इसको मैं देख लेती हूँ इनफैक्ट अभी। ओके, निग्रोयॉर्ड्स निग्रो इस, हाँ निग्रोयॉर्ड्स, ठीक है, निग्रो, निग ठीक है। तो इस तरीके से 5 प्रजातियां, मतलब 5 अलग अलग शक्लों के आधार पर, रूप के आधार पर इनको पहचाना गया होगा, है ना? जी। ठीक है। 3 चीजें भूगोल निर्धारित करता है, शकल और उसके अनुसार कपड़ा, भोजन और मकान। जैसा भूगोल वैसे ये करना पड़ेंगे, ये कोई वैश्विक नहीं हो सकते। चमड़ी का कलर, चमड़ी का कलर, कपड़ा, मकान और खाना। भाषा पर भी भौगोलिकता का वो प्रभाव दिखाई पड़ता है? कोई नहीं, नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा, भाषा तो ग्लोबल होने वाली है, देखते जाइए आप। अच्छा। नई भाषा जन्म ले रही है इस समय। मानवीय भाषा। हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल। बात है, ठीक बात है, ठीक वो है। तो जैसे भाव अभिव्यक्ति है। हाँ, जैसे ही 2, आप कल्पना करिए कि फिजी के लोग आए थे हमारे पास, मैंने पूछा कि कैसे आप लोगों ने उस द्वीप में कैसे तालमेल बिठाते हैं आप, क्योंकि अभी भी वो बहुत भोजपुरी बोलते हैं। और तो हाँ, मैंने कहा तुम्हारी भोजपुरी भी अभी जिंदा है और हाँ, तुम तो वहां भी लोगों से बोलते होगे। तो एक महिला ने बड़ा अच्छे ढंग से बताया कि बोलने की विषय वस्तु सबकी समान है, हाँ, तो अच्छा, 2-3 बार में हम तरीके की नकल कर लेते हैं, विषय वस्तु एक ही है। हाँ, तो अगर विषय वस्तु एक है तो बोलियां अलग अलग है, बस विषय वस्तु सही, तो एक ही हो गई। इसमें इस आधार पर कोई भौगोलिक उसको सीमा में बांधा नहीं जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो जैसे भाषा में अगर हम देखें ना, तो भाषा की जो लिखाई होती है, लिखाई पर वहाँ के, जैसे हमने एक पढ़ा था इसको, कोई बुक पढ़ी थी या कहीं पढ़ा है इसको, जैसे जो कटीले वृक्ष, कांट ऐसे नुकीले टाइप के जो वृक्ष होते हैं, जो जो अंग्रेजी या ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, तो वहाँ की जो लिपि है, उस लिपि में वो प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, उनकी हैंडराइटिंग देवदार, वगैरह, है ना? देवदार। हाँ, देवदार के, है ना, वृक्षों का जो प्रभाव है। और इसी प्रकार से गर्म प्रदेशों की जो लिपियां हैं, वो उसमें वहां के वस्तुओं जैसे आकृतियां, घुमावदार, गोल, इस तरीके की आकृतियों का प्रभाव पाया जाता है। बाकी दूसरी बात आपने कही, जो भाषा बोलने के रूप में विषय वस्तु जो है, असल में विषय वस्तु जैसे ही पकड़ में आएगी तो अपने आप ही एक मानवीय भाषा पकड़ हो में जाएगी। हो असल जाएगी। में कई बार ये भी है कि अभी लेखनी के रूप में वो भौगोलिक प्रभाव जरूर है, लेकिन विषय वस्तु के रूप में चूंकि अमानवीयता ही है, तो इस अर्थ में बहुत सारी विविधताएं हैं और उन विविधताओं पर ध्यान, और उनके कारण फिर संघर्ष और युद्ध भी बना हुआ है। पर जैसे ही सार्वभौमिक वस्तु पकड़ में आएगी, तब उसके बाद ये एक रूपता आ जाएगी। जी, हाँ, देखिए गुजराती भाषा का, गुजराती लेखन शैली का जी, जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले एक इसका अध्ययन कर लेना चाहिए कि हमारी धरती पहले एक जगह से जुड़ी हुई थी। जुड़ी हुई थी माने गुजरात के तट से जो टूट के दक्षिण अफ्रीका का जो पूर्वी तट है वो साथ में मिला हुआ था। इसके माने तब भी लोग यहाँ के एक दूसरे के यहाँ आते जाते रहे होंगे। ये जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे लोगों का जाना आना बंद हुआ नहीं। तो किसके लिए ये बना? अभी भी ज्यादातर व्यापारी गुजरात के कहाँ जाते हैं? अरब में। अरब के व्यापारी कहाँ आते हैं? गुजरात में। भाषा कौन सी जन्म मिली? गुजरात की भाषा में लाइन नहीं ऊपर खींचते हैं। तो चाहे अरब के कारण इसको भी सिद्ध किया जा सकता है, अरबिक भाषा से गुजराती भाषा या गुजराती भाषा से अरबिक भाषा हुई। वाओ, क्योंकि उसमें भी लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है। और व्यापारियों की भाषा है तो जल्दी जल्दी लिखना है, बोली लग रही है, जल्दी लिखना है। तो भाषा सही लिपियों का जन्म तो कम्युनिकेशन किसके लिए हो रहा है इस पर निर्भर करता है। वाह, ये बहुत बढ़िया आपने ध्यानाकर्षण कराया, क्योंकि
अरबी भाषा गुजरात में फारसी और उर्दू के इतने वर्ड्स हैं कि लगता ही नहीं कि ये गुजराती हिंदी से ज्यादा प्रभावित है। हाँ, और उर्दू भाषा नहीं है विदेश की, उर्दू हमारे भारत की मेरठ की जन्मी है। अच्छा। ये पश्तूनियन जब यहाँ मुगलों का या माने जब 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद से तमाम व्यापारी आते जाते रहे, तो लश्करी भाषा कहते हैं इसको। पश्तूनी और लश्करी भाषा, इन दोनों और यहाँ की जो प्रचलित हिंदी, इन तीनों का मिश्रण उर्दू बन गई। लश्करी भाषा माने लश्कर किसको कहते हैं? सेना की भाषा। सेना, हाँ। पश्तूनी भाषा माने कौन? कहाँ से आते थे? पश्तो से आते थे व्यापारी, अफगानिस्तान से। हाँ। तो पश्तूनी भाषा, लश्करी भाषा और हिंदी मिला के उर्दू हो गई। उर्दू तो कहीं भारत के अलावा कहीं है ही नहीं है, और लोगों को लगता है पाकिस्तान की भाषा है। पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत जबरदस्त आपने ध्यान दिलाया इस बात पे। और ये आपने दूसरी बात पे जो ध्यान दिलाया कि अफ्रीकन जो ये जो भाग टूटा है भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, तो ये भी बात सही है कि कच्छ के लोग सर्वाधिक जो है अफ्रीका वगैरह, अफ्रीका और अरब कंट्रीज में जाते हैं, और कच्छी भाषा या गुजराती भाषा जो है अफ्रीकन लैंग्वेज में इतनी मिक्स है कि पता नहीं चलता है। हमारे श्रीमान जी को यही नहीं पता चलता है कि ये गुजराती है कि स्वाहिली है। ये उनको लगता है कि स्वाहिली से गुजराती में आया है, जबकि मैं बताती हूँ कि नहीं, ये तो हिंदी का वर्ड और हिंदी के रूट से गुजराती हुआ होगा और गुजराती से स्वाहिली में गया होगा। तो ये अभी मेडागास्कर के पास से एक दरार पड़ रही है। अफ्रीका फिर 2 भागों में टूट रहा है। वो दरार लगभग 600 मीटर 800 मीटर चौड़ी हो चुकी है। वो लगातार बढ़ रही है। अब आप इसको देख लीजिए, ये अभी टूट के 2 अलग कंटिनेंट, अलग द्वीप होने जा रहा है वो। अच्छा। अब लेकिन अभी तो आराम से लोग आ जा रहे हैं इधर उधर। धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। हाँ। बस। ओके, तो पूरा अर्थ जो है अपने आप को रिस्ट्रक्चर करता रहता है। ये घूम ही रहा है, लेकिन इसकी गति इतनी धीमी है कि हमारे एक शरीर यात्रा में वो 1 इंच चलती है, तो पता ही नहीं चलता कि आप कैसे उसको कैलकुलेट करें, और कोई कारण नहीं हो, तो घूम ही रही है, घूम रही है, तैर रही है वो। ये घूमती हुई वस्तु है ना पृथ्वी। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को सुनना समझना, है ना? नई नई कितनी सारी जानकारी मिल रही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। तो ठीक, तो देखिए आगे कह रहे हैं कि अस्तु ऐसी विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में शुभ आरंभ किए हुए मानव परंपराएं अपने अपने रूप और रंग के साथ होती रही है ना। तो 5 प्रकार के जो मंगोलियन, हबशी, आर्यन, निग्रो, और आपने क्या एशियन क्या बताया? इंडो आर्यन। इंडो आर्यन, ठीक है ना? इंडो आर्यन प्रजाति। ये इंडो आर्यन एक नया शब्द सुनने को मिल गया। वो द्रविड़ ही कह सकते हैं उसको। दरअसल क्या हुआ है कि उत्तर, ये जो राजस्थान तक ये जर्मन आर्यन है। अच्छा। हाँ, तो ये जो जिनकी लंबी नाक है वो सब आर्यन का हिस्सा है। लंबा माथा, लंबी नाक, 6 फुट ऊंचाई, ये आर्यंस की पहचान है। तो फिर तो हमारे श्रीमान जी आर्यन हो गए। तो अब तो सब जगह अब ग्लोबल आदमी पैदा होगा। ग्लोबल हो रहा है आदमी अब। ठीक, बढ़िया। तो वस्तु ऐसी विभिन्न जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों में शुभारंभ किए हुए मानव परंपराएं अपने अपने रूप और रंग के साथ होती रही। यही मूलतः जब एक दूसरे जलवायु में पले मानव को देखने को मिला कि नस्ल और रंग की भिन्नतावश द्वेष अथवा भय के आधार पर परस्पर मारपीट करते आए। तो मतलब लोगों ने एक दूसरे को क्या जीव जानवर समझ लिया? हाँ, जितने भी प्रचलित कहानियां हैं, आपने भी बचपन में यदि सुनी हो नाना नानी से कहानियां, उनमें हर जगह एक राक्षस होता है। वो राक्षस कोई पड़ोसी ही होता है, कोई नहीं होता। और हर जगह वो होता है, हर जगह हम ही कहीं राक्षस होते हैं, हम ही कहीं वो होते हैं। ओह, तो ये जो राक्षस है, ये राक्षस कल्पना दूसरी नस्लों के आधार पर हो गई है।
बिल्कुल। और यही पूरे अब्राहमिक फिलॉसफी में आ गई, यही क्रिश्चियनिटी में आई, यही इस्लाम में आया, यही यहूदियों में आया। शैतान का स्वरूप पड़ोसी व्यक्ति ही है। वाह, ये आपने बहुत बढ़िया, ये बात मैं कुछ समय से सोच रही थी, कल्पना कहाँ से आई होगी। ये तो इतनी, मतलब ये तो बिल्कुल ही आदम बाबा के जमाने की एक कहानी चली आ रही, राक्षस की जो कल्पना है। वाह, तो ऐसे राक्षस कल्पना आई है मानव में। तो फिर उसके आधार पर परस्पर मारपीट करते आए। यह क्रम जंगलों से कबीला और फिर ग्राम समूह तक पहुंचने के लिए मानव में पाई जाने वाली कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता की महिमावश प्रवृत्ति और प्रयास स्फूर्त होता रहा। तो ये मारपीट करने का जो क्रम है ये यथावत बना रहा, क्योंकि हर मानव में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता प्रमाणित होते ही रहा, है ना। तो मानव अपनी कल्पना दौड़ा लेता है, उसको राक्षस बोलते रहता है। अच्छा, यही प्रवृत्ति और कल्पनाशीलता सहज उद्गमन का भी तात्पर्य है ना। तो ये जो आइडियाज आते रहते हैं हमारे दिमाग में इस तरीके के, एक कल्पनाशीलता सहज उद्गमन है। यही पीढ़ी से पीढ़ी में परिवर्तन का कारण रहा है। परिवर्तन वन वनस्पति काष्ठ युग से शिला युग और धातु युग तक पहुंचा। यह ग्राम और कबीले के रूप में जीने तक पहुंच गया। कुछ परिवेश में जीते आए मानव ने जीव जानवरों को अपने आहार के रूप में स्वीकारा। कुछ परिवेश में जिए हुए मानव वनस्पतियों से पेट भरना सीखते आया। तो कुछ परिवेश के लोगों ने जीव जानवरों को आहार समझा और कुछ ने माना कि भाई अपन वन वनस्पतियों से आहार को कर लेंगे। फिर अधिकांश मानव जो आहार को वनस्पतियों से प्राप्त कर रहे हैं, वे युग परिवर्तन क्रम में कृषि कार्य को अपनाए। यहाँ यह तथ्य स्मरणीय है कि वन से मानव के खाने योग्य चीजों को अनाज के रूप में भी पहचानना आरंभ हुआ। साथ ही जंगल में पाए जाने वाले कुछ प्रकार के जानवरों को स्वाभाविक रूप में ही मानव ने अपनी नैसर्गिकता प्रदान कर उपयोग करने के अर्थ को सार्थक करते आया, मतलब उसको पालतू पशु बना लिया। उपयोगिताएं कृषि के लिए सहायक होने के क्रम में और आहार के लिए सहायक होने के क्रम में सोची गई। इस स्थिति तक मूलतः आवश्यकताएं खाने पीने, ओढ़ने पहनने के साथ साथ सोने और रहने के निश्चित स्थान और उसके स्वरूप तक पहुंचे। नस्ल और रंग संबंधी भय और द्वेष विविध कबीला समूहों ग्रामवासियों के साथ बना ही रहा। ठीक है, इसको यहाँ पर अभी रोकते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि कुछ मानवों ने जीव जानवरों को अपना आहार बनाया और कुछ मानवों ने कहा कि नहीं भाई, वन वनस्पतियों को अपना आहार बनाएंगे। तो इसमें मुझे ऐसा एक कल्पना दौड़ती है, तो क्या ये इस आधार पर रहा होगा कि मानव किनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहे, किन जीव जानवरों से, या किस आधार पर ये किए होंगे? अनम्यूट कीजिए चाचा जी, अनम्यूट कीजिए, माइक म्यूट है आपका, माइक। बाबा ने क्या लिंक जोड़ दिया कि जिन लोगों जो गैदरिंग कल्चर से आए वो तो कालांतर में कृषि कार्य में व्यस्त हो गए। अब उनके बारे में आवर्तनशील खेती में, आवर्तनशील अर्थशास्त्र में चुप हैं, उसको डिकोड करना पड़ेगा। तो जो लोग जीव जानवरों को खा रहे थे वो क्या करे? वो लोग तो कौन लोग थे वो? जिनके यहाँ 10 महीने तक जाड़ा होता है, हाँ, पानी बरसता है, मंगोलिया, गोरकी के आसपास का जंगल, माने बर्फ वाला जंगल, क्या करेगा आदमी वहां? और इसी तरह अरब के आसपास का रेगिस्तान, जहां पर 10 महीने तक गर्मी पड़ती है। खाना तो वहां भी लगी चाहिए, भूख तो वहां भी लगेगी, बच्चे वहां भी कुल बुलाएंगे। तो वहां कौन सी सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई और वहां कौन सी विकसित हुई? आज हम उनसे किस तरह से एनकाउंटर कर रहे हैं? तो वहां पर संघर्ष ही जीवन है, ऐसा दर्शन विकसित हुआ। इसकी वजह से आज जो ये पूरा वहीं पर पहला स्कूल ने जन्म लिया, पहले सेना ने जन्म लिया, अधिकारवादी मानसिकता, जमीनों को व्यक्तिगत बनाने की विधि ने विकसित किया, सेना और पुलिसिंग की व्यवस्था हुई। कहाँ? संघर्ष, जहां पर माना कि संघर्ष ही जहां पर 10 महीने तक जाड़ा होता रहा, पानी बरसता रहा और जानवरों को मार कर खाते रहे। बिना पाले अगर जानवरों को मार के खाएंगे तो एक समय तो सारे जानवर मर जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? वही सब हुआ है यूरोप में। ओके, कल्पना करते जाइए।
इसीलिए वहां स्त्री की दुर्दशा है। हमारे ऊपर लगाते हैं अभियोग ये हाँ ऐसे लोग जिनके यहाँ अभी 60 साल पहले स्त्रियों को वोट देने की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ जो जो मार काट कर खाने वाले लोग हैं उनके हम्म यहाँ स्त्री की क्या दशा होगी, बेचारी वो शिकार कर नहीं सकती, हम्म सही बात दौड़ है। लगा नहीं सकती। और जो शिकार करने जा रहे हैं उनको अपने जिसका शिकार किया जा रहा है वो भी तो कुछ ताकत लगाएगा, हम्म तो संघर्ष होगा। तो हम्म खाने में ही जिसके संघर्ष रहा, एक ह्यूमन काइंड नाम की किताब है। ओके ह्यूमन काइंड में एक यूरोप का जो पहला बेड़ा जब पूरे जानवर वानवर खा गए, और फिर इसके बाद पहले यूरोप के ही पश्चिमी यूरोप बहुत ही उत्पादक था, बहुत फ्रांस बहुत सभ्यता थी वो। अच्छा लेकिन हाँ, मध्य एशिया से आने वाले लोगों ने तहस नहस कर डाला, सारे बच्चों को मार डाला, सारे महिलाओं को छीना झपटी, जो भी कल्पना कर सकते हैं आप वो सब किया इन लोगों ने। और कुछ लोग उस तरफ भी भगे, माने समंदर में यात्रा भी करने चले गए। तो ह्यूमन काइंड में एक आइलैंड में जाते हैं ये लोग एक नाव से, वो लोग बेचारे स्वागत करते हैं इनका, उनको वहां रखते हैं। साल भर के अंदर उस आइलैंड में एक भी आदमी नहीं था जिसका मुंडा काट नहीं दिया इन लोगों ने। बाप रे। वही है आज जिसको हम भोग रहे हैं। वहीं से ये सभ्यता संस्कृति आई है कि परिवार बनने नहीं पा रहा है, हम लगातार बने बने परिवार और समाजों को तोड़ रहे हैं। इस पर आज चिंतन मनन करिएगा, इस पर फिर अलग से कोई एक गोष्ठी रख लीजिएगा। और तीनों प्रकार की सभ्यताओं का विकास हुआ और कैसे हम लोग अभी तीनों को अपने साथ समाहित कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो जाएगी। आवर्तनशील खेती उन सब का भी समाधान है। जी जी बहुत समय हो बढ़िया। गया मेरे ख्याल। जी समय हो गया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रोचक चर्चा, इतनी सारी जानकारी नई नई, बहुत आनंद हुआ। नीलू भा, मैं चाहती हूँ कि आज आप धन्यवाद कर दें हमारे सब विद्यार्थियों की तरफ से। हाँ जी साहब, आपका खूब खूब धन्यवाद। बहुत सही है, नई सारी जानकारी मिली और उससे भी आगे जाने का भी इच्छा जागृत हुई है। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद ठीक है, धन्यवाद। चलिए जल्दी प्रणाम। मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार, प्रणाम। चलिए नमस्कार। तो विद्यार्थी मित्रों, अभी बस सत्र को यहाँ पर रोकते हैं और कल के सत्र में मिलेंगे। देगी हाँ जी, नमस्ते। बताइए बताइए सृजा बेटा, भी चलना है। कैसे लेके जाएंगे बेटू? वो आज दोपहर से रो रही है, मेरे को चलना है। सभी से सूरत लेके चलेंगे, सूरत लेके चलेंगे सभी विद्यार्थियों को, सारे बच्चों को सूरत लेके चलेंगे बेटा। ये तो क्लासरूम है, नहीं तो फिर आप भी डीवोक एग्रो प्रोसेसिंग में एडमिशन ले लीजिए। और क्या कहा जाए इससे ज्यादा। उनको एडमिशन एडमिशन ले दिलवा दे। लें। हाँ, वो दोपहर से आई है तभी से रो रही है, मम्मी मेरे को चलना है। दीदी वो बोली आपका क्लास कब खत्म होगा, दीदी को पूछना है। बात करते हैं, ठीक है, चलिए क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक, नमस्कार, है ना। नमस्कार।